हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। ये नॉवेल मेरा नहीं है, मैं बस इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाईवे पर 6 शादी की गाड़ियां अपनी इमरजेंसी लाइटें जलाए हुए एक लंबी कतार बनाकर एक स्थिर गति से चल रही थीं। पहली कार में पिछली सीट पर जियांग चेन सूट में बेदाग ढंग से सजे हुए थे। उनके बाल इतने सलीके से पीछे की ओर संवारे हुए थे कि उन पर मच्छर भी फिसल जाता। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता पकड़ रखा था। उन्हें इस शरीर से यादें प्राप्त हो रही थीं। कुछ ही सांसों में उसने सारी यादें ताज़ा कर लीं। उनकी तुलना अपनी मूल यादों से करते हुए जियांग चेन का शरीर अनायास ही कांप उठा। उसकी आंखें सदमे और आतंक से भर गईं। उनका पुनर्जन्म हुआ था। वह पृथ्वी से एक उपन्यास में स्थानांतरित हो गया था। यह उपन्यास करोड़ों शब्दों का एक विशाल ग्रंथ था, जिसमें एक अविश्वसनीय रूप से व्यापक विश्वदृष्टि थी, जिसमें सांसारिक जल, नीला तारा, विभिन्न अन्य दुनियाएं, शून्य क्षेत्र और प्राचीन गुप्त क्षेत्र शामिल थे, और शक्तिशाली और भयावह साधना प्रणालियों की एक श्रृंखला। सामान्य तौर पर कथानक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की पूर्व सूचना के साथ ऐसी दुनिया में पहुंचना किसी को भी उत्साहित कर देगा, जिससे उन्हें स्वर्ग की अवहेलना करने और अपने भाग्य को बदलने, अमर बनने की अनुमति मिलेगी। लेकिन किस्मत की बात है कि वह एक ऐसे छोटे सहायक किरदार में रूपांतरित हो गया था जो एक महिला के लिए नायक के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। कितना मामूली, इतना मामूली कि वह 2 अध्यायों में भी टिक नहीं पाएगा। शादी की गाड़ी उसकी प्रेमिका फोंग युएरू के घर की ओर जा रही थी, और संयोगवश फोंग युएरू उपन्यास के मुख्य नायक लिन फैन की बड़ी चचेरी बहन थी। लिन फैन को बचपन से ही अपनी चचेरी बहन पर गुप्त रूप से क्रश था। 10 साल की उम्र में लिन फैन को उसके भाई द्वारा एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय विशेष बल संगठन में शामिल होने के लिए विदेश ले जाया गया था। वहां उन्होंने प्रशिक्षण लिया, हत्याएं की और प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। उन्होंने कम उम्र से ही असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अब महज 25 वर्ष की आयु में उनकी मार्शल दाव साधना ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गई थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान लिन फैन एक ही मुक्के से प्रबलित कंक्रीट की दीवार को तोड़ सकता है, और एक ही लात से गाय को मार डालना। कम उम्र में ही उन्होंने विदेशों में मार्शल डायमंड की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उनके हाथों 1000 से अधिक सशस्त्र कर्मियों की मृत्यु हो चुकी थी। संगठन के भीतर उन्हें 1000 आदमियों का कसाई के नाम से भी जाना जाता था। कुछ समय पहले ही उसे यह खबर मिली कि उसकी चचेरी बहन, जिससे वह बचपन से ही छुपकर प्यार करता था, शादी कर रही है, और वो भी एक कंगाल को। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? लेकिन नायक होने के नाते उसके मन में यही विचार था कि वह अपनी चचेरी बहन के साथी की जांच पड़ताल करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह किसी भी धोखेबाज के झांसे में न आ जाए। वह रात भर में एक निजी जेट से वापस घर लौट आया। विदेशों में नाम कमाने के साथ साथ घरेलू स्तर पर भी उनके पास काफी व्यापक संपर्क नेटवर्क था। नायक के दृष्टिकोण से उसने पहले ही तय कर लिया था कि जियांग चेन एक धोखेबाज है, और अपने चचेरे भाई को विकट परिस्थितियों से बचाने का उसका नेक कार्य एक महान कर्म था। और इस शरीर के मूल मालिक जियांग चेन दुर्भाग्यशाली थे। शादी के जुलूस के पहले दिन लिन फैन के अधीनस्थों द्वारा दूसरी मंजिल से एक बाल्टी भर मल उस पर डाल दिया गया, जाहिर तौर पर बदकिस्मती को दूर करने के लिए और ये देखने के लिए भी कि क्या जियांग चेन उदार है। शादी की बारात एक आनंदमय और खुशनुमा अवसर होती है। भला कौन मल मूत्र से सना रहना बर्दाश्त कर सकता है? ये तो बदकिस्मती दूर करने का तरीका बिल्कुल नहीं था। ये साफ तौर पर किसी को अपमानित करने के इरादे से किया गया था। भला इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? असली जियांग चेन तुरंत उनसे भिड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन लिन फैन ने जानबूझकर इसे परेशानी खड़ी करने की कोशिश के रूप में समझा और धक्का देकर जियांग चेन को सबक सिखाया। उसने जियांग चेन के सिर के पिछले हिस्से पर मुक्का मारा और एक विशेष गुप्त बल तकनीक का उपयोग करते हुए सीधे उसके मस्तिष्क की कुछ तंत्रिकाओं को चकनाचूर कर दिया। यही वह मूल कारण था जिसके चलते जियांग चेन की अगले दिन अचानक मृत्यु हो गई। कौन किसी को ऐसा सबक सिखाएगा जो सीधे तौर पर उसकी अचानक मौत का कारण बने? लिन फैन ने धार्मिकता की भावना से प्रेरित होकर जियांग चेन को, जो एक आम नागरिक था और जिसने किसी भी साधारण नागरिक की तरह घर खरीदने के लिए पैसे बचाए थे, एक पूर्णतः दुष्ट व्यक्ति के रूप में माना। ये जानना महत्वपूर्ण है कि जियांग चेन का पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी साधारण था। उन्होंने एक व्यावसायिक कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, समाज की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव किया, फिर कुछ पैसे बचाकर एक सुविधा स्टोर खोला और हर दिन कड़ी मेहनत की। उसने एक पुराने घर के डाउन पेमेंट के लिए 200,000 युआन से अधिक की बचत की और हाल ही में फोंग युएरू को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में दिल से बहुत शर्मीला व्यक्ति था। वे एक दूसरे को 5 साल से अधिक समय से जानते थे।
और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में जियांग चेन को अपनी प्यारी चचेरी बहन को ले जाते हुए देखकर उसे और भी यकीन हो गया कि जियांग चेन एक मीठी बातों वाला, एक नीच इंसान है और ऐसे व्यक्ति के लिए एक छोटा सा सबक काफी नहीं था। वह चाहता था कि वह भविष्य में अपने चचेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखे। उसने सीधे गुंडों के एक समूह को भेजा जिन्होंने दुल्हन के कमरे में धावा बोल दिया, जियांग चेन के सिर पर लोहे की छड़ों से वार किया और जाने से पहले जियांग चेन के तीसरे पैर पर भी लात मारी। सच में ऐसा कौन सा चचेरा भाई होगा जो अपने बहनोई से बेहतर व्यवहार करवाने की चाह में किसी को अधमरा कर देगा। इसी वजह से जियांग चेन की अस्पताल ले जाते समय ही तत्काल मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, जो भ्रम और क्रोध से भरी हुई थीं। इसके बाद लिन फैन ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी चचेरी बहन को सांत्वना देने के बहाने उससे खुलेआम मिलने गया और 3 दिन बाद वह जबरदस्ती जियांग चेन के घर में रहने लगा। कौन 3 दिन बाद विधवा के घर में आकर उसे सांत्वना देता है? इसके अलावा लिन फैन के विभिन्न आत्मधार्मिकतापूर्ण कार्य बाद में तेजी से घृणित होते चले गए। अपने अहंकार के कारण वह अपने से असहमत होने वाले किसी भी व्यक्ति को खलनायक की श्रेणी में रखने लगा। उदाहरण के लिए एक नीलामी में दोनों की कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने केवल विनम्रतापूर्वक एक कीमत तय की और इसे जानबूझकर उसे निशाना बनाने के रूप में माना गया। बाद में उसने सचमुच उस व्यक्ति के परिवार को बर्बाद कर दिया, उसकी पत्नी और बेटी को अपने हरम में ले गया। उसने दावा किया कि यह असहाय मां और बेटी की देखभाल में मदद करने के लिए था ताकि दूसरे लोग उन पर बुरी नजर न डालें। उसने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि वह खुद एक नीच इंसान है जो दूसरों की मां और बेटी पर बुरी नजर रखता है। और मार्शल दाओ के उदय के साथ लिन फैन ने तेजी से प्रगति की और बाद में शारीरिक शरीर की अमरता प्राप्त कर ली। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति अमरत्व प्राप्त कर लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से अपने गृह देश की देखभाल करता है। लेकिन लिन फैन वाकई में बहुत खास थी। उनका बड़ा चचेरा भाई, जो गोद लिया हुआ बड़ा भाई भी था, पूर्व में स्थित एक छोटे से देश से था। जब उन्हें तथाकथित सबूत पेश किए गए कि ड्रैगन साम्राज्य के 3 तटीय प्रांत ऐतिहासिक रूप से उनके छोटे से देश से संबंधित थे, उसने बिना सोचे समझे इसे स्वीकार कर लिया और यहां तक कि ड्रैगन साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों को मीठे शब्दों से समझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से वापस लौटा, मानो वह ये सब उनके भले के लिए कर रहा हो। उन्होंने मांग की कि वे तटीय क्षेत्रों को पूर्वी शॉर्ट कंट्री को वापस कर दें। इससे एक बुजुर्ग उच्च पदस्थ अधिकारी इतना क्रोधित हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। स्वाभाविक रूप से बाद में सभी असहमत हुए, लेकिन लिन फैन वास्तव में धर्म के लिए अपने रिश्तेदारों को नष्ट करना चाहता था। अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा का रुख अपनाते हुए उसने पाखंडी तरीके से अनगिनत विरोधियों की हत्या कर दी। फिर उन्होंने स्वयं उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया, आंसू बहाते हुए कहा, इतिहास सब कुछ साबित करेगा, मैंने ये सब ड्रैगन साम्राज्य की भलाई के लिए किया। इस हद तक बेशर्म होना दुनिया में वाकई दुर्लभ है। जब जियांग चेन ने यह हिस्सा पढ़ा तो उसने दृढ़ता से उपन्यास को एक तरफ रख दिया और गालियां देने लगा। हालांकि अब वह इस किताब में बलि का बकरा बन गया था, जिसके साथ धोखा हुआ और शुरुआत में ही उसकी मौत हो गई। कहानी जानने के बावजूद भी वह कुछ भी नहीं बदल सका। लिन फैन ने, चाहे ताकत हो या पृष्ठभूमि, उसे पूरी तरह से कुचल दिया। यह एक भयानक शुरुआत है। जियांग चेन ने मन ही मन विलाप किया। इसी क्षण अचानक उसके कान में एक आवाज गूंजी, अनंत पहचान स्टैकिंग सिस्टम सक्रिय हो गया है। हर दिन एक नई पहचानें अनंत रूप से बढ़ती जाती हैं। क्या आप नई पहचान का चयन सक्रिय करना चाहेंगे? जियांग चेन चौंक गया। क्या ये वही गोल्डन फिंगर नहीं है जो अनगिनत किताबों में दिखाई देती है? बिना किसी झिझक के जियांग चेन ने तुरंत सोचा, नई पहचान को सक्रिय करो। नई पहचान यादृच्छिक चयन से शुरुआत। संकेत पहचानों को अनंत रूप से संचित किया जा सकता है। जितनी अधिक पहचानें संचित होंगी उतने ही अधिक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होंगे। कुछ ही देर में जियांग चेन के सामने एक नीली स्क्रीन दिखाई दी, जो केवल उसे ही दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर एक पंक्ति दिखाई दी, जियांग चेन, नई पहचान, जियांग तियानहाओ का इकलौता बेटा जो जियांग टिन ग्रुप से है। अपने माता पिता द्वारा तय की गई शादी से नाखुश होकर वह घर से भाग गया और खुद ही एक किराने की दुकान खोल ली। बस एक पंक्ति और कुछ नहीं, बस इतना ही। जियांग चेन अचंभित दिखाई दिया, फिर उसने खुद को ध्यान से देखा। कोई बदलाव नहीं हुआ, वह अब भी वही था। यह कोई घोटाला तो नहीं है। जब जियांग चेन सोच ही रही थी, तब तक शादी की गाड़ी की रफ्तार धीमी होने लगी थी और वह धीरे धीरे एक हार्डवेयर स्टोर के सामने रुक गई। ये फोंग युएरू का घर था।
उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि वास्तव में जियांग चेन से बहुत अलग नहीं था, इसलिए उन्हें एक अच्छा जोड़ा माना जाता था। इस समय प्रवेश द्वार पर कई कारें खड़ी थीं और दरवाजे को लालटेन और झालरों से सजाया गया था। जैसे ही शादी की गाड़ी पास आए, किसी ने तुरंत पटाखे जला दिए। पटाखों की आवाज ने जियांग चेन का ध्यान भी आकर्षित किया। उसने कसकर बंद किए गए पहियों वाले गेट को देखा, जिस पर एक बड़ा सी दोहरी खुशी का प्रतीक बना हुआ था। फिर उसने दूसरी मंजिल की खिड़कियों की ओर देखा, जहां से उसे कई लोग झांकते हुए दिखाई दिए। और भीड़ के बीच सफेद सूट पहने 1.8 मीटर से अधिक लंबे, आकर्षक नैन नक्श और बेहद तीखे चेहरे वाले लिन फैन प्रमुखता से मौजूद थे। प्रारंभिक चरण के नायक के रूप में उनकी छवि असाधारण रूप से आकर्षक थी। यदि पुरुष आकर्षण को 10 के पैमाने पर आंका जाए, तो वह लगभग 9 अंक पर थे। भविष्य में जैसे जैसे उसकी मार्शल दाव साधना बढ़ेगी, उसका आकर्षण और भी अधिक बढ़ जाएगा। उसके आसपास खड़े लोग न केवल उससे एक सिर छोटे प्रतीत हो रहे थे, बल्कि बेहद साधारण भी दिख रहे थे, जैसे कि वे जोकर हो। जियांग चेन ने उसे देखा और उसने भी जियांग चेन को देखा। उनकी निगाहें मिली और जियांग चेन ने दूसरे की आंखों में ठंडक और तिरस्कार, उस ऊंचे और शक्तिशाली रवैये को स्पष्ट रूप से महसूस किया जो मानव जीवन को घास के समान समझता था। इससे जियांग चेन को बहुत असहज महसूस हुआ। दूल्हा गाड़ी से बाहर निकल रहा है। गाड़ी का दरवाजा खुला और खूब मेकअप किए हुए महिला ने जियांग चेन को देखकर मुस्कुराया। जियांग चेन ने गहरी सांस ली। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे बस हालात के अनुसार ढलना था। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मैं भी विनम्र नहीं रहूंगा। उसकी निगाहें भीड़ में खोजबीन करती रहीं और उसने तुरंत एक पतले आदमी को देखा जिसका मुंह नुकीला था और गाल बंदर जैसे थे, जिसकी लंबाई मुश्किल से 1.6 मीटर से थोड़ी अधिक थी। ये व्यक्ति लिन जियू था, जो लिन फैन का चचेरा भाई था और किताब में वर्णित अपराधियों में से एक था जिसने बाद में जियांग चेन को लात मारी, जिससे वह सीवेज में भीग गया। उनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहे थे। बाद में जब लिन फैन पूरी तरह सत्ता में आ गया, तो उसने पुरुषों और महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। घर पर सुंदर पत्नियों वाले कई पुरुषों को उसने चुपके से पानी की जेलों में डाल दिया, जहां उन्हें भूखा रखा गया और डुबोकर मार डाला गया। दरअसल लिन फैन से निपटने में सबसे मुश्किल बात उसकी असाधारण मार्शल दाव शक्ति नहीं थी, ये स्वर्गीय मार्ग की रक्षा थी। आम लोगों की किस्मत बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए, उसकी वर्तमान किस्मत अधिकतम 10 अंकों से अधिक नहीं होती। लेकिन लिन फैन की किस्मत 10,000 अंकों की थी, जो वाकई चौंकाने वाली थी। यहां तक कि फोंग युएरू की किस्मत भी 5,000 अंकों से अधिक थी, जिसमें अपने पति के लिए समृद्धि लाने की क्षमता थी। यही कारण था कि साजिश जानने के बावजूद जियांग चेन शादी करना चाहती थी। जब उनका फोंग युएरू से आधिकारिक तौर पर वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, तो वे धीरे धीरे उनसे भाग्य की शक्ति प्राप्त कर सकते थे। भविष्य में जब वे मार्शल दाव का अभ्यास करेंगे, तो वे सीधे एक साधारण व्यक्ति से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह मात्र चलने से ही पैसे कमा लेता था और उसके द्वारा खरीदा गया कोई भी लॉटरी टिकट प्रथम पुरस्कार वाला होता था। ये भाग्य का आतंक था। लिन फैन का मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली मार्शल दाव शक्ति के अलावा भाग्य भी अपरिहार्य था। जब तक वह इस बाधा को पार कर लेता है और फोंग युएरू से भाग्य संबंधी प्रतिक्रिया प्राप्त कर लेता है, तब तक लिन फैन उसे आसानी से कुचल नहीं पाएगा और वह पलटवार कर सकता है। इस क्षण जियांग चेन की मानसिकता बदल गई। वह शांत भाव से कार से बाहर निकला, उसके हाथों में फूल थे, चेहरे पर मुस्कान थी और वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वह शालीन और सभ्य थे। वह दरवाजे से लगभग 1 मीटर की दूरी पर रुक गया। उसके पीछे लिन जियू भी चुपचाप भीड़ से बाहर निकली और धीरे धीरे जियांग चेन के पीछे से उसके पास पहुंची। दूसरी मंजिल पर लिन फैन की ओर देखती हुई उसके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही थी। लिन फैन के होंठ हल्के से मुड़े, एक विशिष्ट शरारती मुस्कान के साथ। दूल्हे, हमारी स्थानीय प्रथा के अनुसार अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको सौभाग्य के लिए दरवाजे के नीचे पैसे रखने होंगे। मध्यस्थ हंसते हुए पास आए। दरवाजे के अंदर से चाची और चाचाओं की हंसी सुनाई दे रही थी। हमारे पास यहाँ 30 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक लाल लिफाफा, कुल 30 लाल लिफाफे, एक भी कम नहीं, अन्यथा हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। प्रत्येक लाल लिफाफे में कम से कम 100 युआन होने चाहिए। बहुत से लोग बस इस मजे में शामिल हो रहे थे। जियांग चेन स्वाभाविक रूप से इस रिवाज को जानता था और उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसकी जेबें पैसों से भरी हुई थीं। स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए पूरे 40 लाल लिफाफे।
लाल लिफाफे पकड़े हुए जियांग चेन एक कदम आगे बढ़ा, धीरे से नीचे झुका, मानो दरवाजे की दरार से लाल लिफाफे अंदर सरकाने के लिए तैयार हो। लेकिन वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त था, आने वाले क्षण के लिए तैयारी कर रहा था। इसी क्षण दूसरी मंजिल पर मौजूद लिन फैन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और जियांग चेन के पीछे खड़ी लिन जियू को सूक्ष्मता से सिर हिलाकर इशारा किया। उसके बगल में ही कोई व्यक्ति पहले से तैयार खड़ा था, जिसके हाथ में मलमूत्र से भरी प्लास्टिक की बाल्टी थी। लिन जियू की आंखें तुरंत उदास हो गईं। उसने अचानक अपना पैर उठाया और जियांग चेन की पीठ पर लात मारने के लिए तैयार हो गया। यह इसी क्षण हुआ। पहले से ही तैयार जियांग चेन अचानक बगल की ओर हट गया। लिन जियू पूरी तरह से चूक गया, उसका शरीर धड़ाम से लुढ़कते हुए गेट से टकरा गया। ऊपर वाले कमरे में रहने वाले व्यक्ति ने सोचा कि जियांग चेन उनकी चाल में फंस गया है, इसलिए उसने तुरंत एक बाल्टी मल से भरा पानी एक ही बार में नीचे डाल दिया। जियांग चेन तुरंत दूसरों के पीछे छिप गया। पलक झपकते ही ऊपर से सीवेज से भरी एक बाल्टी उड़ेल दी गई, जिससे लिन जियू पूरी तरह भीग गया और उसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। क्योंकि लिन जियू ने हवा में लात मारी थी, इसलिए उसने सहज रूप से अपना मुंह चौड़ा खोल दिया और बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। उसकी निगाहों में अभी भी हैरानी का भाव था। मल मूत्र से भरी उस बाल्टी के साथ उसका काफी सारा मल उसके मुंह में चला गया और उसने सहज रूप से बहुत सारा निगल लिया। उस क्षण सभी लोग आंखें फाड़कर स्तब्ध खड़े रह गए और लिन जियू कुछ सेकंड तक अचंभित रही, फिर आखिरकार उसने प्रतिक्रिया दी। अगले ही पल एक उन्मादी चीख सुनाई दी। आह! वह पूरी तरह भीगा हुआ, मानो एक बड़ी बाल्टी भर पानी में भीगा हो, दहाड़ उठा। उसके बाल और कपड़े भाप से भरे हुए थे और एक तीखी गंध सीधे उसके सिर में जा घुसी। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने भीड़ में मौजूद जियांग चेन की ओर देखा। इस समय वह अभी भी क्रोधित था। उसने अपना आपा पूरी तरह खो दिया था। ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो। तुमने क्यों पल्ला झाड़ा? तुमने क्यों पल्ला झाड़ा? तुम क्यों बच निकले? आहा! वह पागलों की तरह दहाड़ता हुआ जियांग चेन की ओर बेतहाशा दौड़ा। इसी क्षण जियांग चेन के सिर के ऊपरी हिस्से से अचानक एक ठंडी अनुभूति हुई। उसे पता था कि उसकी किस्मत बदल गई है। वह पहली छोटी विपत्ति से बच गया था। उन्हें फोंग युएरू से भाग्य के बारे में कुछ प्रतिक्रिया मिली, हालांकि यह बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इससे उन्हें ताजगी महसूस हुई और भाग्य का अद्भुत उपयोग तुरंत ही प्रकट हो गया। इससे पहले कि दूसरा पक्ष जियांग चेन के पास भी पहुंच पाता, जियांग चेन के बगल में खड़े दो आदमियों ने उसे एक एक लात मारी। उन सभी के चेहरे पर घृणा के भाव थे। इस स्थिति में कौन लिन जियू को अपने करीब आने देगा? लिन जियू को जमीन पर पटक दिया गया। वह काले गंदे पानी के पोखर में पड़ा रहा। उसके बाल बिखरे हुए थे, बिल्कुल एक भीगे हुए चूहे की तरह। वह सचमुच जमीन पर लेटकर जोर जोर से रोने लगा। उनकी मनोवैज्ञानिक सहनशीलता जियांग चेन के पूर्ववर्ती से भी बदतर थी। यहाँ तक कि पूर्ववर्ती व्यक्ति भी ऐसी स्थिति का सामना करने पर प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक नहीं सका और यहाँ तक कि किसी से तर्क वितर्क करने का अवसर भी ढूंढ लिया। जियांग चेन ने दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा। उसने देखा कि लिन फैंग गुस्से से आग बबूला होकर उसे घूर रही है। फिर वह मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। वह अपने चचेरे भाई का बदला लेने जा रहा था। एक झटके के साथ घूमने वाला शटर दरवाजा खुल गया और लोगों का एक समूह तुरंत बाहर निकल आया। उनका नेतृत्व करने वाली व्यक्ति लिन फैन नहीं थी, बल्कि 50 वर्ष की आयु के आसपास की एक महिला थी, जिसका शरीर भरा हुआ था और उसने एक बड़ी नीली काम की वर्दी पहन रखी थी। वर्दी पर जियांग टियन ग्रुप के 4 अक्षर अंकित थे। जियांग टियन ग्रुप तियानकवान शहर की अग्रणी कंपनी है। केवल 10 लाख से अधिक वार्षिक वेतन वाले आधिकारिक कर्मचारियों या विशिष्ट परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार प्रबंधकों को ही यह वर्दी पहनने की अनुमति है, जो ये दर्शाती है कि वह तियानजियांग ग्रुप के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। ये पहचान और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। यह महिला फोंग युएरू की चाची फोंग लियान थी। वह इस शादी के भोज में समारोह संचालक के रूप में शामिल हो रही थी, एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में, क्योंकि धन और प्रतिष्ठा वाले लोग जहां भी जाते हैं हमेशा ध्यान का केंद्र होते हैं। उसने आज ये पोशाक विशेष रूप से अपनी रुतबे का प्रदर्शन करने के लिए पहनी थी। वह लिन जियू की मां भी थी। इस क्षण उसने तुरंत अपने बेटे की दयनीय स्थिति देखी और उसकी आंखें पल भर में खून की तरह लाल हो गईं। घृणा को नजरअंदाज करते हुए वह तुरंत लिन जियू पर झपट पड़ी। फिर जियांग चेन की ओर इशारा करते हुए वह एक झगड़ालू औरत की तरह बड़बड़ाने लगी, गालियां देने लगी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगी। उसकी आवाज उन्मादपूर्ण थी। जियांग चेन, तुम अनैतिक, असभ्य और नीच इंसान। अपनी दयनीय शक्ल देखो। हमारे फोन परिवार ने तुम्हें कभी नीचा नहीं समझा।
मैंने तो तुम्हारी शादी करवाने की लगातार कोशिश की। आज तुम जिस मुकाम पर हो, फोंग युएरू से शादी कर रहे हो, ये सब मेरी ही देन है। और आज आपने सचमुच मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, उसे सबके सामने शर्मिंदा किया। हम आपका स्वागत कर रहे थे, आपके ऊपर से दुर्भाग्य दूर कर रहे थे। जरा देखिए आपने कितने अच्छे काम किए हैं। क्या तुम इंसान भी हो? क्या तुम में जरा भी कृतज्ञता नहीं है? तुम इतने कृतघ्न कैसे हो सकते हो? अगर फोंग युएरू तुमसे शादी कर ले तो क्या उसे पीट पीट कर मार नहीं डाला जाएगा? तुम कृतघ्न नीच। जैसे ही महिला बोली, वो सीधे जियांग चेन की ओर दौड़ी। उसके हाथ गंदे पानी से सने हुए थे और उसका इरादा जियांग चेन के बाल पकड़ने का था। जियांग चेन उसे बर्दाश्त नहीं करने वाला था, इसलिए उसने लापरवाही से उसका हाथ झटक दिया। फिर उसने मौके का फायदा उठाकर जमीन पर बैठ गई और तुरंत रोने और कोसने लगी, वह मुझे मार रहा है, वह मुझे मार रहा है। तुम्हारे फोन परिवार का अच्छा दामाद। अपनी शादी के दिन ही उसने अपनी चाची पर हमला कर दिया। क्या अब न्याय बचा ही नहीं? क्या अब न्याय बचा ही नहीं? वह जोर से दहाड़ी और उनके आसपास मौजूद सभी लोग नाराज नजर आए। कोई कुछ नहीं बोला, सबकी निगाहें जियांग चेन पर टिक गईं। अंततः यहाँ के हंगामे ने दुल्हन के कमरे में मौजूद फोंग युएरू का ध्यान आकर्षित किया। फोंग युएरू और उसके माता पिता दौड़कर बाहर आ गए। अपने सामने सब कुछ देखकर फोंग युएरू चिंता से भरी आंखों से जियांग चेन के पास दौड़ी। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? जियांग चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझ पर गंदा पानी डालने की कोशिश की, लेकिन वह मुझ पर नहीं गिरा और उन पर ही जा गिरा। अब वे मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। इसी क्षण जब फोंग लियान ने फोंग युएरू की मां फोंग जू को बाहर आते देखा तो वह तुरंत उनके पास दौड़ी। दूसरी महिला की घृणा भरी नजर और नाक सिकोड़ने की परवाह किए बिना उसने अपनी बहन का पैर पकड़ लिया और रोने लगी। बहन, तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। देखो इस छोटे दरिंदे लिन फैन ने क्या किया। इसने मेरे बेटे को गंदे पानी में भिगो दिया और कितना कृतघ्न है। इसने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश भी की। जियांग चेन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने की यह चाल वाकई बहुत चालाक थी। फोंग जू की आंखों में असंतोष झलक रहा था और उसने जियांग चेन को कुछ ठंडी निगाहों से देखा। वह जियांग चेन को भी नापसंद करती थी और उसकी बहन फोंग लियान इस दौरान लगातार जियांग चेन की बुराई करती रहती थी और उन दोनों को अलग करने की हर संभव कोशिश करती थी। अगर फोंग युएरू के पिता अपनी बेटी की इच्छाओं का सम्मान न करते तो वह बहुत पहले ही उन्हें अलग करने की कोशिश कर चुकी होती। अपने बगल में बैठी लिन फैन को देखकर वह पूरी तरह संतुष्ट थी। वह विदेश से लौटा था, उसके पास एक विला था, करोड़ों की संपत्ति थी, वह लंबा, आकर्षक और सुरुचिपूर्ण था। वहां खड़े होकर वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। अगर उसकी बेटी लिन फैन के साथ रह सकती तो उसकी बहन ने उसे तियानजियांग ग्रुप में नौकरी दिलाने का रास्ता खोजने में मदद करने का वादा किया था। वह वहां की सबसे बड़ी कंपनी थी। वह सोने की खान थी जहां आसान काम, ऊंचा वेतन, 5 सामाजिक बीमा और एक आवास निधि थी और सप्ताह में केवल 3 दिन काम करना पड़ता था। यहाँ साल भर छुट्टियां रहती थीं और कई तरह के लाभ मिलते थे। ऐसा समूह कार्य क्षेत्र की एक पवित्र भूमि थी जिसका सपना अनगिनत लोग देखते थे। लेकिन जियांग चेन के आगमन के कारण ये सब उससे छिन गया। जियांग चेन के माता पिता कम उम्र में ही गुजर गए थे और वह अपनी दादी के साथ पले बड़े। उनके पुराने ग्रामीण गृहनगर में उनके पास केवल एक फूस की झोपड़ी थी जो अब खाली पड़ी थी और कुछ एकड़ जमीन थी। उसने उपनगरों में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली, इतनी छोटी कि उसके अंदर 4 या 5 लोग भी ठीक से घूम नहीं सकते थे। 4-5 साल तक पैसे बचाने के बाद भी वह मुश्किल से डाउन पेमेंट देकर एक पुराना घर खरीद पाया और उस पर 20 साल से ज्यादा का मॉर्गेज था। अगर उसकी बेटी उससे शादी कर लेगी तो वह कैसे अच्छी जिंदगी जी पाएगी? लिन फैन की तुलना में वह बिल्कुल बेकार था, एकदम अनुपयोगी। वह वाकई घमंडी थी। भला कौन नहीं चाहेगा कि उसका दामाद अमीर और सफल हो? पल भर में उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने सीधे जियांग चेन को फटकारा, जियांग चेन, चाहे कुछ भी हुआ हो, तुमने एक बुजुर्ग से इतनी बदतमीजी से बात की और उन्हें सबके सामने धक्का भी दिया, ये तुम्हारी गलती है। अब मुझसे तुरंत माफी मांगो। अगर तुम माफी नहीं मांगते तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी की शादी तुमसे करने का पिछला फैसला स्थगित किया जा सकता है और उस पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार किया जा सकता है। फोंग जू की आंखों में घृणा और शीतलता थी। विलाप करती हुई फोंग लियान भी खड़ी हो गई और अपनी बहन के बगल में खड़ी होकर अपनी आंखों में असीम संतुष्टि के साथ जियांग चेन को घूरने लगी। इसी बीच लिन फैन के होठों पर एक बार फिर मुस्कान आ गई।
वह पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोला, मानो वह सिर्फ एक दर्शक हो, मानो इस मामले से उसका कोई लेना देना ही न हो। लेकिन पूरे परिदृश्य को गुप्त रूप से नियंत्रित करने और लोगों के दिलों को प्रभावित करने की इस भावना ने उन्हें अपार संतुष्टि प्रदान की। वह जियांग चेन को, इस अज्ञानी, स्पष्ट रूप से निकम्मे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मूर्ख बनते देखना चाहता था। उसने ये भी नहीं देखा कि वह किस तरह का इंसान था। भला उसकी चचेरी बहन ऐसे कंगाल से शादी कैसे कर सकती थी? जियांग चेन के बगल में खड़ी फोंग युएरू भी चिंतित हो गई। एक तरफ वह व्यक्ति था जिससे वह बेहद प्यार करती थी, और दूसरी तरफ उसके माता पिता और रिश्तेदार थे। वो दोनों तरफ चिंता से देख रही थी, इतनी परेशान थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। इस दृश्य ने लिन फैन की जियांग चेन के प्रति नफरत को और भी बढ़ा दिया। वह उसकी प्रेमिका थी, जो एक नपुंसक, निकम्मे इंसान के लिए आंसू बहा रही थी। यह जरूर जियांग चेन की मीठी बातों का कमाल होगा, उसने अपने चचेरे भाई को मनाने के लिए कुछ घिनौने तरीके अपनाए होंगे। लिन फैन जितना ज्यादा सोचता गया, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया और धीरे धीरे उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलकने लगा। जियांग चेन। फोंग जू की आवाज और भी ठंडी हो गई, वह हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोलते हुए बोली, मुझसे माफी मांगो। तुरंत, अभी इसी वक्त। जियांग चेन की आंखें भी धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। लगता तो काफी चहल पहल वाली जगह है। उस आवाज का पीछा करते हुए काले सूट पहने लोगों का एक समूह सीधे भीड़ में घुस गया और बिना कुछ कहे उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया। उनकी छाती पर चांदी सफेद रंग की एक पट्टिका थी जिस पर 4 बड़े अक्षरों में तियानजियांग ग्रुप लिखा हुआ था, जो सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। उनके पीछे सड़क के किनारे दर्जनों काली कारें खड़ी थीं और काले सूट पहने लोग लगातार उनसे बाहर निकल रहे थे। उनका नेतृत्व लगभग 1.8 मीटर लंबा, चौकोर चेहरे और गंभीर भावभंगिमा वाला एक व्यक्ति कर रहा था, जो लगभग 40 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। उनके बगल में एक महिला बैठी थी जो असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थी, देखने में 30 वर्ष की युवती जैसी लग रही थी। जैसे ही वे दोनों प्रकट हुए, लगभग उसी क्षण फेंग लियांग, जो शुरू में उग्र दिख रही थी, पल भर में अपनी जगह पर जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, अंततः सदमे का भाव प्रकट हुआ और उसके चेहरे के भाव तुरंत सख्त हो गए। फिर यह आश्चर्य में बदल गया। वह एक नौकरानी की तरह घबराई हुई और चापलूसी करती हुई, विनम्रतापूर्वक झुकते हुए उन दोनों के पास जल्दी से पहुंची। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदया, आप कैसे आए? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, ठंडी हवा के झोंके तुरंत उनके चारों ओर गूंजने लगे। फोंग लियान तियानजियांग समूह की सदस्य थीं और पूरे तियानक्वान शहर में केवल 2 ही लोग थे जिन्हें वह अध्यक्ष और महोदया कहकर पुकारती थीं, तियानजियांग समूह के अध्यक्ष जियांग तियानहाओ और उनकी पत्नी। इन दोनों का रुतबा किस तरह का था? वे ऐसे बड़े व्यक्तित्व थे जो मेयर के साथ आराम से भोजन कर सकते थे और पूरे शहर के भावी विकास पर चर्चा कर सकते थे, ऐसे बड़े व्यक्तित्व जो आमतौर पर केवल टेलीविजन पर ही दिखाई देते हैं। किसी बड़े शख्स की पहचान क्या होती है? ये दोनों वाकई बड़े शख्स थे। तियानक्वान शहर में वे लगभग हर चीज को अपने इशारों पर नचा सकते थे और उनके एक साधारण से शब्द से पूरा शहर हिल जाता था। जियांग तियानहाओ की निगाहें चारों ओर घूमी, उन्होंने जियांग चेन को देखा, उनके दिमाग में तेजी से विचार आए, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की और सीधे फोंग जू से कहा, आप तीसरी निर्माण टीम की पर्यवेक्षक हैं। फोंग लियान, है ना? मैंने सुना है कि आपकी भतीजी की शादी हो रही है। अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने इस उत्कृष्ट कर्मचारी से मिलने कैसे नहीं आ सकता था। मैं तो खास तौर पर कुछ चीजें भी लेकर आया हूँ। जियांग तियानहाओ बोलते हुए अपने पीछे खड़े अंगरक्षक की ओर इशारा किया। अंगरक्षक समझ गया, मुड़ा और गाड़ी की ओर चल पड़ा और थोड़ी देर में दस्तावेजों से भरा थैला लेकर लौट आया। उनके आसपास मौजूद फोंग परिवार के अनगिनत रिश्तेदारों ने ये दृश्य देखा और ईर्ष्या से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, मुझे पहले से पता था कि फोंग लियान तियानजियांग ग्रुप में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ अच्छा प्रदर्शन से कहीं बढ़कर है। वह तो मानो आसमान की ऊंचाइयों को छूने ही वाली है। कौन मना करता है? यहाँ तक कि तियानजियांग ग्रुप के चेयरमैन जियांग तियानहाओ भी स्वयं आए थे, और यह उनके बेटे की शादी के लिए नहीं, बल्कि उनकी भतीजी की शादी के लिए थी। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। ये फोंग लियान भविष्य में निश्चित रूप से एक बड़ा नाम बनेगी और खूब तरक्की करेगी। लगता है अब हम उनके परिवार को नाराज नहीं कर सकते। हमें अब से उनकी खूब चापलूसी करनी होगी। ऐसे रिश्तेदार होना दूसरों के सामने शेखी बघारने का सबसे बड़ा मौका है। अगर यह बात फैल गई तो कई लोग दंग रह जाएंगे।
लोग जोश से बातें कर रहे थे, उनकी आंखों में ईर्ष्या, जलन और नफरत भरी हुई थी। यहाँ तक कि फोंग जू भी बेहद हैरान थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी की शादी जैसा छोटा सा मामला तियानक्वान शहर के इतने शक्तिशाली व्यक्ति को चिंतित कर देगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी छोटी बहन ने उससे झूठ नहीं बोला था। जब तक वह फोंग युएरू और लिन फैन को एक साथ ले आती, तब तक उसका तियानजियांग ग्रुप में शामिल होना निश्चित था। पल भर में उसे और भी पक्का यकीन हो गया कि यह शादी आज बिल्कुल नहीं हो सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी बेटी की शादी जियांग चेन से तोड़नी ही होगी। ये सब उसकी बेटी के भले के लिए था। पलक झपकते ही फोंग जू उत्साह से कांपती हुई आवाज में जियांग तियानहाओ के पास दौड़ी और बोली, चाय। चेयरमैन, आप सम्मानित अतिथि हैं, कृपया अंदर आइए, अंदर आइए। आप बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु। जियांग तियानहाओ ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि वह उनकी बेटी की सास थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से विनम्र रहना पड़ा। भीड़ द्वारा देखे गए इस दृश्य को देखकर लोगों में अपार ईर्ष्या उत्पन्न हुई। फोंग जू का दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसे तो ये भी लग रहा था कि अगर वह अभी बोलकर तियानजियांग ग्रुप में शामिल होने का प्रस्ताव रखेगी, तो दूसरा पक्ष बिना किसी झिझक के सहमति में सिर हिला देगा। लेकिन फिर भी उसने खुद को रोके रखा। जैसे ही जियांग तियानहाओ और उनकी पत्नी अंदर दाखिल हुए, जियांग चेन के बगल में खड़ी फोंग युएरू का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह लगभग बेहोश होने वाली थी। सौभाग्य से जियांग चेन ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे संभाल लिया। फोंग युएरू ने पीले पड़े चेहरे से जियांग चेन की ओर देखा, उसकी आवाज भी आंसू भरी थी। जियांग चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी चाची वह हमें अलग करने के लिए तियानजियांग समूह के अध्यक्ष को भी बुला लेंगी। मेरी माँ हद से ज्यादा घमंडी है। ये हमें क्या करना चाहिए? वो तो हमें शादी करने ही नहीं देगी। जियांग चेन ने फोंग युएरू का हाथ थामते हुए धीरे से कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। चाहे कोई भी आ जाए, मैं आज तुमसे ही शादी करूंगा। चाहे स्वर्ग का राजा आ जाए या दुनिया का अंत हो जाए, मैं फिर भी तुमसे ही शादी करूंगा। चिंता मत करो, चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों न हो, तुम मेरी पत्नी बनोगी। हमें कोई नहीं रोक सकता। फोंग युएरू ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, अपनी बाहों को जियांग चेन की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। उसकी आंखों में कोमलता भरी हुई थी। इस दृश्य ने लिन फैन को बेहद पीड़ा पहुंचाई। वह भीड़ के बीच खड़ा था, उसकी आंखों में एक तीव्र, लगभग अनसुलझी हत्या की मंशा भरी हुई थी। वह देखना चाहता था कि जियांग चेन मौजूदा स्थिति को कैसे सुलझाएगा। एक छोटा व्यक्ति हमेशा छोटा ही रहता है, उसे बस अपने तरीकों की समझ नहीं थी। उसने मन ही मन ठंडी सी आह भरी और जाने के लिए मुड़ गया। उसे विश्वास था कि एक बार जब उसके चचेरे भाई को जियांग चेन का असली रूप पता चल जाएगा, तो वह कोमल निगाहें केवल उसी के लिए होंगी। चलो हम भी अंदर चलते हैं, जियांग चेन ने फैंग युएरू से धीरे से कहा। उसका हाथ पकड़ा और बैठक कक्ष की ओर चल दी। उनकी नज़र भीड़ के एक कोने में बैठे फोंग युएरू के पिता पर भी पड़ी। घर में उसकी हैसियत अच्छी नहीं थी। दामाद होने के नाते वह हमेशा फोंग युएरू की मां द्वारा दबा हुआ रहता था, इसलिए उसके लिए अपनी बेटी के लिए फैसले लेना मुश्किल था। जियांग चेन से कुछ पल नजरें मिलाने के बाद उसने आह भरी, सिर हिलाया और कुछ उदास होकर वहां से चला गया। इसी समय सभी लोग बैठक कक्ष में आ गए। फोंग जू और फोंग लियान दोनों मुख्य सीटों पर बैठी थीं। जियांग तियानहाओ को घेरे हुए थी और तरह तरह के चापलूसी भरे शब्द बोल रही थी। जियांग तियानहाओ भी लगातार जवाब देते रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वे मिलनसार और सहज स्वभाव के थे। हालांकि जैसे ही जियांग चेन फोंग युएरू का हाथ पकड़कर अंदर आया, फोंग जू ने तुरंत अपना चेहरा सख्त कर लिया। वह जियांग तियानहाओ के सामने अपनी बेटी की जियांग चेन से शादी पूरी तरह से तोड़ना चाहती थी और साथ ही अपनी बहन को अपना दृढ़ संकल्प भी दिखाना चाहती थी। जियांग चेन, फोंग जू की आवाज बेहद ठंडी थी और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जियांग तियानहाओ के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह वहीं जम गया। हालांकि फोंग जू और उसकी बहन ने इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया। फोंग जू अभी भी अपने भविष्य के बारे में कल्पना कर रही थी, जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर और आशाजनक था। आज जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने हुआ और हमारा फोंग परिवार अनुचित नहीं है। आपके लिए दुर्भाग्य को दूर करना हमारी पारंपरिक प्रथा है। मूल उद्देश्य तो आपकी और मेरी बेटी की भलाई के लिए था, लेकिन आपने न केवल इसकी कद्र नहीं की, बल्कि मेरे भतीजे लिन जियू को भी मूर्ख बना दिया। उसके बाद मेरी बहन फोंग लियान ने आपसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने बिना कुछ कहे उसे जमीन पर धक्का दे दिया।
आपको पता होना चाहिए, वह पहले से ही एक बुजुर्ग महिला मानी जाती है। उस समय मेरी बेटी से आपकी शादी करवाने के लिए मेरी बहन ने आपके बारे में इतनी तारीफें की कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसने आपके प्रति दया दिखाई, परंतु आप, मेरी बेटी से शादी करने से पहले ही तुम अहंकारी, कृतघ्न बन गए और मेरे भतीजे के लिए मुसीबतें खड़ी करने लगे। सच कहें तो वह तुम्हारा छोटा भाई भी है। फिर तुमने अपने उपकारी पर भी हाथ उठाया। बड़ों और बच्चों के प्रति इतना अनादरपूर्ण, कृतघ्न, अहंकारी और लापरवाह। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे क्यों करूंगी? जैसे जैसे फोंग जू बोलती गई, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। तुम्हारे जैसा कोई मेरी बेटी से शादी करने लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ भविष्य में घरेलू हिंसा होना तय है। आपको अभी मेरे दरवाजे से अंदर आने की अनुमति केवल जियांगटियन ग्रुप के चेयरमैन श्री जियांग के प्रति सम्मान के कारण दी गई है, ताकि आपको अंदर आने दिया जा सके, चीजों को स्पष्ट किया जा सके और आपको आपकी गलतियों से अवगत कराया जा सके। अब से तुम मेरे फोंग परिवार के दामाद नहीं हो। मेरी बेटी तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। उसे तुमसे बेहतर जीवन साथी मिलेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे हिंसक, पागल या बेशर्म बदमाश नहीं होगा। फोंग जू ने उपहास करते हुए जियांग चेन को पूरी तरह से बेकार, मिट्टी से भी बदतर साबित कर दिया। उसके बगल में जियांग तियानहाओ ने पहले ही अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। उसके दांत जोर से किटकिटा रहे थे और उसकी पत्नी की आंखें लाल हो गई थीं। उसके चेहरे से लगभग आंसू बह रहे थे। अपने बेटे को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते और निकम्मे के रूप में बुरी तरह से लताड़ा जाते देखकर एक मां के रूप में उसका दिल इतना दुख रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। लेकिन फोंग जू और फोंग लियान ने इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया। इस क्षण उन्हें अविश्वसनीय रूप से प्रसन्नता का अनुभव हुआ। वे राहत की भावना से बोल रहे थे, मानो उनकी हड्डियां और नसें खींच गई हों। अंत में फोंग लियान ने कुछ और अपशब्द कहे बिना नहीं रह सकी। कितना बदतमीज है ये, पैदा तो हुआ पर माँ ने पाला पोसा नहीं। बिल्कुल घटिया इंसान है। हालांकि इस टिप्पणी ने अंततः जियांग तियानहाओ को अपने शांत स्वभाव के बावजूद और अधिक संयम रखने में असमर्थ बना दिया और वह भड़क उठा। वह अचानक खड़ा हो गया और एक थप्पड़ के साथ उसने फोंग लियान के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। वह तीखी आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। पल भर में अनगिनत लोगों ने हैरानी भरी निगाहें दिखाईं और गुस्से से भरे जियांग तियानहाओ को घूरने लगे, जो मानो बारूद के ढेर में विस्फोट होने वाला हो। यहां तक कि फोंग लियान, जिसे अभी अभी थप्पड़ पड़ा था, भी जियांग तियानहाओ को खाली निगाहों से घूर रही थी। हालांकि जियांग तियानहाओ, जो अब पूरी तरह से क्रोधित हो चुका था, ने फोंग लियान को उसके कॉलर से पकड़कर उसकी सीट से सीधा उठा लिया। उसकी आंखें भयंकर थीं, मानो कोई खूंखार बाघ किसी को निगलने ही वाला हो। उसने बेहद गुस्से में, लगभग दहाड़ते हुए स्वर में एक एक शब्द बोला और एक ऐसी खबर का खुलासा किया जिससे वहां मौजूद हर कोई कांप उठा। तुम्हें क्या हक है कि मैं अपने बेटे की परवरिश कैसे करूं? इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? एक जोरदार धमाके के साथ जियांग तियानहाओ ने फोंग लियान को सीधे पटक दिया, जो जमीन पर गिर पड़ी, कई बार लुढ़की, जिससे उसके कई दांत टूट गए और उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था। इस क्षण पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया और स्तब्ध निगाहों की जोड़ियां जियांग तियानहाओ को देखने लगीं, फिर सामूहिक रूप से जियांग चेन की ओर मुड़ गईं। इस क्षण असंख्य लोगों के दिमाग लगभग ठप पड़ गए। जियांग तियानहाओ ने अभी क्या कहा? उसका बेटा, वह उसका पालन पोषण कैसे करता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? इस वाक्य में दी गई जानकारी बेहद भयावह थी। उनका बेटा जियांग चेन जियांग तियानहाओ का बेटा है, जो जियांगटियन ग्रुप का युवा मास्टर है। जियांगटियन ग्रुप यंग मास्टर। पल भर में इस चौंकाने वाली खबर से हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और जियांग तियानहाओ की पत्नी हु मिंगचेन ने भी इस मामले की पुष्टि की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जियांग चेन की ओर दौड़ी और अपने बेटे के सिर को गले लगाते हुए, दिल टूट जाने और खुद को बेहद दोषी ठहराते हुए बोली, मेरे प्यारे बेटे, तुमने बहुत कष्ट सहा है। माँ को उम्मीद नहीं थी तुम्हारा जीवन इतना कठिन होगा। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस दृश्य ने सभी के दिलों को अनियंत्रित रूप से कपकपा दिया। विशेष रूप से फोंग जू, जो धड़ाम से उठ खड़ी हुई और अपने सामने के दृश्य को खाली निगाहों से घूरने लगी। उसका दिमाग भी सुन्न हो गया था। जियांग तियानहाओ ने उसे इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वह जियांग चेन की पत्नी की मां थी, जिससे उसकी थोड़ी सी इज्जत बच गई थी। फिर भी जियांग तियानहाओ ने दांत पीसते हुए उसकी ओर इशारा किया, मानो वह उसे थप्पड़ मारना चाहता हो। इसी क्षण फोंग लियान को आखिरकार होश आया और वह जमीन से उठ खड़ी हुई,
उसकी आंखों में दहशत भरी हुई थी, पूरी तरह से खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वह रेंगती और लड़खड़ाती हुई एक ही समय में रोती और चिल्लाती रही। अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं पता था कि जियांग चेन आपका बेटा है। मुझे सचमुच नहीं पता था। मैं गलत था। मुझे सचमुच पता नहीं था। कृपया मुझे बख्श दीजिए। मेरे ऊपर अभी भी हर महीने 80,000 से अधिक का गृह ऋण और कार ऋण है। कृपया मुझे बख्श दीजिए। वह बुरी तरह डरी हुई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें तियानजियांग ग्रुप से सालाना 10 लाख डॉलर का वेतन मिलता था, फिर भी वे खुद निरक्षर थीं और उन्होंने वरिष्ठता के बल पर ही उच्च पदों तक तरक्की की थी। अगर तियानजियांग ग्रुप द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, तो वह अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ साथ उच्च वार्षिक वेतन, आरामदायक कार्य प्रणाली और अनगिनत कल्याणकारी लाभों को भी खो देगी। बैंक उसके मौजूदा आलीशान घर और लग्जरी कार को जब्त कर लेगा क्योंकि वह मासिक किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ है। इस बार वह सचमुच घबरा गई थी, हद से ज्यादा डरी हुई थी। जियांग तियानहाओ ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम घमंडी नहीं हो? मेरे बेटे की परवरिश नहीं हुई, क्या वो निकम्मा है? तुम्हारा क्या? तुम किस तरह के इंसान हो? तुम मेरे तियानजियांग समूह के सिर्फ एक कुत्ते हो। आज तुमने अपने मालिक को काटने की हिम्मत की, कल तुम अपने मालिक की हत्या करने की हिम्मत करोगे। तियानजियांग समूह तुम्हारे जैसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब से तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। साथ ही हम तुम्हारे खिलाफ जांच शुरू करेंगे। अगर तुमने इन वर्षों में कुछ भी गलत किया है तो मुझे खेद है, लेकिन जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जियांग तियानहाओ नर्म दिल इंसान नहीं थे। अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने कोई साधारण व्यक्ति की भूमिका नहीं निभाई थी। पल भर में फोंगलियान जमीन पर गिर पड़ी। उसे पता था कि उसका अंत हो चुका है। तुरंत ही वह पागल कुत्ते की तरह हो गई और अंधाधुंध काटने लगी। उसकी निगाहें भीड़ में घूमती रहीं और पलक झपकते ही उसने उनमें लिन फैन को देख लिया। वह ऐसा दिख रहा था मानो इस मामले से उसका कोई लेना देना ही ना हो। ये वही है। इसी ने मुझे जियांग चेन को फंसाने के लिए 5 लाख रुपये की पेशकश की थी। मैं जरूर पागल हो गई थी। मुझे इससे नफरत है। चूंकि मैंने सब कुछ खो दिया है, इसलिए तुम्हारा समय भी आसान नहीं होगा। तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे। पल भर में फोंगलियान के दिमाग में कई बातें आईं और उसने तुरंत लिन फैन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, ये वही है। ये सब उसी के निर्देश पर हुआ है। उसने कहा कि वह मुझे समूह के युवा मालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए 5 लाख रुपये देगा। ये सब उसी का काम है। ये लिन फैन है। वह जोर से चिल्लाए और पल भर में सबकी निगाहें लिन फैन की ओर मुड़ गईं। हालांकि लिन फैन का दिमाग असाधारण था, लेकिन उसके कुटिल इरादों के उजागर होने से उसे तुरंत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इसका मुख्य कारण ये था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो किया वह गलत था। उसने अपने चचेरे भाई को खलनायक जियांग चेन के धोखे से बचाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जियांग चेन सचमुच झूठा होगा और उसका पिता जियांग तियानहाओ था, जो जियांग टेन ग्रुप का चेयरमैन था। लेकिन ये बात पहले किसी को पता नहीं थी। ये झूठा होने के अलावा और क्या हो सकता है? लिन फैन की आंखों में दिखी जानलेवा भावना एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। वह तुरंत आगे बढ़ा और बोला, आंटी फोंग, बकवास मत करो। मैं अभी अभी गांव लौटा हूं और मेरे पास अभी 5 लाख रुपये नहीं है। इसके अलावा जियांग चेन और मेरे बीच कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है, तो मैं आपसे उससे निपटने के लिए क्यों कहूं? और 5 लाख रुपये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कोई छोटी रकम नहीं है जो अभी अभी देश लौटा है। मैं हमेशा आपके प्रति सम्मानजनक और विनम्र रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई कि आप अचानक अब मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लिन फैन ने तर्क और प्रमाण के साथ बात की और उनके आसपास के कई लोगों ने अवचेतन रूप से सहमति में सिर हिलाया। जियांग तियानहाओ ने लिन फैन को देखा। जियांगहू में एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह एक नज़र में ही समझ गया कि लिन फैन सामान्य नहीं है, एक साधारण व्यक्ति नहीं है, और उससे एक भयावह आभा निकलती है। पहाड़ों की अपनी गति होती है, लोगों की अपनी गति होती है, प्रत्येक अलग है। कुछ लोग उच्च पदों पर आसीन होते हैं और उनके शब्द पहाड़ों और नदियों का भविष्य तय कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति को ही सामर्थ्य कहते हैं। कुछ लोगों में विशेष कौशल होते हैं और वे बेहद आत्मविश्वासी होते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा को आत्मा ऊर्जा कहा जाता है, जो स्वयं से उत्पन्न होती है। और लिन फैन पर हमला करने का तरीका बेहद आक्रामक था, ये जानलेवा इरादा था। उसने लोगों को मारा था और वह भी कुछ ही नहीं।
जियांग तियानहाओ ने बेवजह बात न करते हुए थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। इस मामले को धीरे धीरे निपटाया जा सकता था, उन्हें कोई जल्दी नहीं थी और वे अंततः इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे। अगर यह युवक सचमुच पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था और उसे शर्मिंदा कर रहा था, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास लिन फैन से निपटने के तरीके होंगे। मुझे लगता है ये शादी बहुत लंबी खींच गई है। जियांग तियानहाओ की निगाहें भीड़ पर घूमी और अंत में फोंग जू पर टिक गईं। उनकी आंखों में एक वरिष्ठ अधिकारी का ठंडापन और दबाव झलक रहा था। चूंकि दोनों परिवारों के माता पिता मिल चुके हैं और मेरा बेटा जियांग चेन आपके घर में प्रवेश कर चुका है, तो यह मामला यही समाप्त होता है। मेरी बहू को घर जाना चाहिए, क्या आप सहमत नहीं हैं, प्रिय सास जी? फोंग जू ने घबराकर निगल लिया, उसका शरीर अकड़ गया और उसने अनजाने में सिर हिला दिया। इस समय वह पूरी तरह से घबराई हुई और स्तब्ध थी। जब जियांग चेन का परिवार उसकी बेटी को लेकर अपनी कारों में बैठ गया और विशाल काफिला रवाना हो गया, तब जाकर फोंग जू को होश आया। इस क्षण पूरा आयोजन स्थल, अनगिनत रिश्तेदार, चाची और चाचा आखिरकार अपने सदमे से उबर गए। सभी की निगाहें फोंग जू की ओर मुड़ गईं। वे तुरंत उमड़ पड़े, उनके चेहरे अत्यधिक चापलूसी और खुशामद से भरे हुए थे। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय! आपके फोंग परिवार में एक फीनिक्स का उदय हुआ है, और वह भी एक सच्चा फीनिक्स। दसियों अरब के बाजार मूल्य वाला तियानजियांग समूह हमारे तियानक्वान शहर का एक अग्रणी उद्यम है, विशेष रूप से जियांग तियानहाओ, जिनके पास अपार शक्ति है। आपके फोंग परिवार ने सचमुच अपने पूर्वजों से पुण्य अर्जित किया है कि आप जियांग तियानहाओ के इकलौते बेटे से विवाह करने में सक्षम हैं। हे भगवान, भविष्य में आपकी महिमा और धन की कोई सीमा नहीं होगी। जी हाँ, फोंग जू, आपके परिवार का फोंग युएरू सचमुच राख से उठ खड़ा हुआ है। जैसा कि कहावत है, जब कोई व्यक्ति दाव को प्राप्त करता है, तो उसके मुर्गे मुर्गियां और कुत्ते भी स्वर्ग में चले जाते हैं। आपका परिवार समृद्ध हो गया है, इसलिए भविष्य में हम जैसे गरीब रिश्तेदारों को मत भूलना। फोंग जू को भीड़ की चापलूसी महसूस हुई, उसका चेहरा कुछ सख्त हो गया और उसने जल्दी से कहा, ये कहना मुश्किल है। मैंने जियांग चेन के साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या वह मुझसे नाराज नहीं होगा? तुम्हें किस बात का डर है? किसी ने तुरंत जवाब दिया, दामाद और सास के बीच रिश्ता कितना अच्छा हो सकता है। हमने इससे भी बुरे रिश्ते देखे हैं, लेकिन आखिर तुम उसकी सास हो। वो तो उसकी माँ है। चाहे वो कितना भी गुस्सा हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? फेंग जू, तुम अब कमाल की हो। भविष्य में तियानजियांग ग्रुप जियांग चेन का होगा, जिसका मतलब है कि यह तुम्हारी बेटी का होगा, है ना? और जो तुम्हारी बेटी का है, वो तुम्हारा ही तो है। ये तो अरबों डॉलर की संपत्ति वाला समूह है। हे भगवान, अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय! ये सुनकर फोंग जू की आंखें चमक उठीं। जी हाँ, वह सास थी। जियांग चेन को अंततः तियानजियांग समूह विरासत में मिलेगा और वह तुरंत एक महान उद्यमी, एक धनी व्यक्ति बन जाएगा। उनकी बेटी की शादी एक धनी परिवार में हुई थी। इस समय लिन फैन भीड़ में खड़ा था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसके चारों ओर आधे मीटर के दायरे में एक भयानक हत्या का इरादा झलक रहा था। तापमान में भारी गिरावट आए। प्राचीन मार्शल आर्ट के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी मार्शल आर्ट की शक्ति मार्शल आर्ट के महान ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच चुकी है, और उनकी हत्या करने की इच्छाशक्ति डरपोक लोगों को भी डराकर उनके होश उड़ा सकती है। वाह वाह वाह! जियांग चेन, मैंने तो पहले सोचा था कि तुम बस एक धूर्त, मीठी बातों वाला, धोखेबाज और मेरे चचेरे भाई को छल करने वाला बदमाश हो। लगता है मैं गलत थी। लिन फैन ने जियांग चेन के काफिले को जाते हुए देखा। लगता है तुम बहुत धूर्त और चालाक हो, तुमने सब कुछ बहुत पहले से ही योजना बना लिया था, हर कदम पर सोच समझकर काम करते हो। अगर तुम जैसे व्यक्ति को पनपने दिया गया, तो तुम निश्चित रूप से एक पक्ष पर तबाही लाओगे। और तियानजियांग समूह का जियांग तियानहाओ बुराई में साथ दे रहा है। इस बार जब मैं देश लौट रहा हूं, तो मैं निश्चित रूप से गलतियों को सुधारूंगा और ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण करूंगा। तो चलिए आप सभी से शुरुआत करते हैं। मुख्य पात्र के रूप में लिन फैन का काले और सफेद को उलट पुलट कर देने का रवैया उसके विचारों के विरुद्ध जाने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत खलनायक घोषित कर देता था। वह परम न्याय का प्रतीक था, जिसकी आंखों में रेत का एक कण भी सहन नहीं होता था। इस समय शादी का जुलूस, जिसमें पहले 6 कारें थीं, बढ़कर 30 से अधिक हो गया था, जो भव्यता से आगे बढ़ रहा था और जहां भी जाता था अनगिनत राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। विशेष रूप से सबसे आगे वाली कार, जिसकी लाइसेंस प्लेट क्वान 00003 थी। तियानक्वान शहर में ये लाइसेंस प्लेट केवल तियानजियांग ग्रुप के जियांग तियानहाओ के नाम पर थी।
हे भगवान, ये कैसी शादी की बारात है, कितनी भव्य। और तो और जियांग तियानहाओ खुद बारात को लेकर चल रहे हैं। आपको पता ही नहीं होगा, जियांग तियानहाओ का बेटा 25 या 26 साल का होगा, है ना। इस उम्र में उसकी शादी होना तो आम बात है। मुझे लगता है कि यह उसके बेटे की शादी है, इसलिए जियांग तियानहाओ स्वाभाविक रूप से उसे खुद मंडप तक ले जा रहा है। मैंने सुना है कि जियांग तियानहाओ का केवल एक ही बेटा है, इकलौता बच्चा जिसे वह बेहद प्यार करते हैं और उसकी बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। इतने सालों में उनके बेटे की एक भी तस्वीर कभी लीक नहीं हुई है। अरे वाह, कितना अच्छा है, काश मेरे पास भी ऐसा शानदार पिता होता। सड़क किनारे खड़े जिन लोगों ने गाड़ियों के काफिले को देखा, वे आपस में चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। ड्राइवर की सीट पर जियांग तियानहाओ खुद जियांग चेन के लिए गाड़ी चला रहे थे, जबकि हु मिंगचेन यात्री सीट पर बैठी थी। पिछली सीट पर जियांग चेन और फोंग युएरू बैठे थे। वह इस समय जियांग चेन की बाहों में आराम से लेटी हुई थी, अपनी आंखें बंद किए हुए थी, जैसे कोई छोटी चिड़िया दुबक कर बैठती है। उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। वह आज जो कुछ भी हुआ उसे जीवन भर नहीं भूलेगी। जियांग चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी निगाहें खिड़की से बाहर लगातार दूर होते दृश्यों पर टिकी थीं और उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। उसने लिन फैन की योजना को बिगाड़ दिया था, और लिन फैन के चरित्र को देखते हुए, जो सही और गलत को उलट-पुलट कर देता है और पूरी तरह से लापरवाह है, उसके लिए इस मौन नुकसान को चुपचाप सह लेना असंभव था। जैसा कि उम्मीद थी, मूल कथानक की घटनाएं उसी तरह घटित होती रहेंगी। मूल कथानक में जब असली व्यक्ति अपनी पत्नी को घर लेकर आया, तो काले कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह अंदर घुस आया और जियांग चेन को घूंसे और लात मारने लगा, मुख्य रूप से उसके सिर को निशाना बनाते हुए, उसे पीट पीट कर मूर्ख बनाने के इरादे से। और भीड़ के बीच लिन फैन भी मौजूद थी। वह भी जियांग चेन की दयनीय स्थिति को स्वयं देखने आया था। पूर्व में जियांग चेन दूसरों की दया पर निर्भर था, विरोध करने में असमर्थ था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं होगा। उसने अपने बगल में बैठी फोंग युएरू पर एक नज़र डाली। आज की घटनाओं के बाद उसकी भावनात्मक स्थिति में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा था, और वह वास्तव में उसके सहारे सो गई थी। जियांग चेन ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि अपना फोन उठाया, एक टेक्स्ट मैसेज लिखा और उसे हु मिंगचेन को भेज दिया, जो मुस्कुराते चेहरे और कोमल आंखों के साथ यात्री सीट पर बैठी थी। जैसे ही उसने टेक्स्ट मैसेज देखा, हु मिंगचेन ने लगभग अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और पीछे की सीट पर बैठी जियांग चेन को हैरानी से देखने लगी। उनकी निगाहें मिलीं और जियांग चेन ने हल्के से सिर हिलाया। हु मिंगचेन ने अपना सिर नीचे किया और संदेश की सामग्री को फिर से देखा। यह विस्तृत था, जिसमें मोटे तौर पर कहा गया था कि वह उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जाए जहां वह वर्तमान में रहता है, वापस न जाए क्योंकि वहां कोई उससे निपटने का इरादा रखता है। लोगों का ये समूह निर्दयी था, वे उससे अपंग करना चाहते थे, और इस समूह का नेता उपर्युक्त लिन फैन था। हु मिंगचेन ने तुरंत झुककर जियांग तियानहाओ के कान में फुसफुसाकर सारी बात कह दी। लगभग तुरंत ही कार एक पल के लिए डगमगा गई। जियांग तियानहाओ का स्टीयरिंग व्हील पर से पकड़ लगभग छूट गया और उसकी आंखों में तुरंत ही हिंसक भाव भर गए। बेटे, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? जियांग तियानहाओ ने अपनी आवाज धीमी करने की पूरी कोशिश की। जियांग चेन ने भी अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, लिन फैन साधारण नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय विशेष बलों का सैनिक है, अत्यंत शक्तिशाली है, प्राचीन मार्शल आर्ट का वंशानुगत धारक है, साथ ही एक हत्यारे संगठन का सदस्य भी है। अगर हम उससे सीधे मुकाबले में उतरते हैं तो हम नुकसान में रहेंगे। आज का समाज कानून द्वारा शासित है, इसलिए हमें कानूनी साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। और वह लिन फैन, जिसने विदेशों में अंधाधुंध हत्याएं की और बेपरवाही से काम किया, अभी अभी देश लौटा है और अपने पुराने तौर तरीकों को बरकरार रखे हुए है। इस बार मेरे खिलाफ उसकी साजिश नाकाम हो गई, लेकिन वह निश्चित रूप से आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। उसके हत्यारे वाले तरीकों को देखते हुए सबसे आसान तरीका है मुझे सीधे अपाहिज कर देना। मुझे शक है कि वह आज रात ही कोई कदम उठाएगा। जैसा कि कहावत है, एक सज्जन व्यक्ति का बदला कभी देर से नहीं आता। दुष्ट का बदला समय की परवाह नहीं करता। जियांग तियानहाओ की आंखों में राहत की झलक दिखी और उन्होंने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, सचमुच वह लिन फैन साधारण नहीं है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि उसकी आभा आम लोगों से अलग है। आपके पिता ने भी जब वे युवा थे तब विदेश यात्रा की थी और कई निर्णायक व्यक्तियों से मिले थे, जो सभी काफी खतरनाक थे। लिन फैन को देखकर मुझे यही आभास होता है। लेकिन आपने ये पता लगा लिया कि वह एक विशेष बल का सैनिक और एक हत्यारे संगठन का सदस्य है। ऐसा लगता है कि आप उस पर लंबे समय से नजर रख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया।
आपकी सावधानी और सतर्कता को देखते हुए भविष्य में तियानजियांग ग्रुप को आपको सौंपने में मुझे बहुत अधिक सहजता महसूस होगी। हु मिनचेन ने भी राहत भरी निगाहों से जियांग चेन को देखा। उसकी आंखें कोमल थीं, अपने बेटे को बड़ा होते और ड्रैगन बनते देखने की भावना से भरी हुई थीं। जियांग तियानहाओ ने आगे कहा, जैसा कि आपने कहा, ये कानून द्वारा शासित समाज है। चूंकि आपको संदेह है कि वह आज रात आपके खिलाफ कोई कदम उठाएगा, तो बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं तियानिकवान शहर के कप्तान झांग को जानता हूँ। अगर लिन फैन आज रात सचमुच आपके खिलाफ कोई कदम उठाता है, तो हम उसके आपराधिक सबूतों को पुख्ता करेंगे और समूह की कानूनी टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। कम से कम उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। बहुत बढ़िया। जियांग चेन भी मन ही मन उत्साहित हो गया। लिन फैन, तुम कमाल के हो। स्पेशल फोर्सेस से लौटे सिपाही, शहर में बेपरवाही से घूम रहे हो, लड़कियों को पटा रहे हो, जिंदगी का मजा ले रहे हो। बदले में मैं तुम्हें 10 साल का शानदार पैकेज दूंगा, जिसमें मुफ्त खाना, कपड़े और रहने की जगह शामिल होगी। गाड़ियों का काफिला तुरंत मुड़ा और जियांग चेन के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर चल पड़ा। परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही लगातार पटाखे फूटने लगे। जैसे ही वाहन अंदर आए, पूरे परिसर के अनगिनत निवासी तुरंत चौंक गए। विशेषकर वह परिवार जो जियांग चेन के ठीक सामने रहता है। वे बहुत ही घमंडी थे, दूसरों को नीचा समझते थे और जियांग चेन को हमेशा तुच्छ समझते थे। वह लगभग 30 वर्ष की एक युवती थी, जो किसी धनी परिवार में शादी करने का सपना देखती थी। उसने एक कुत्ता पाल रखा था जो सुबह सुबह लगातार भौंकता रहता था, जिससे लोगों को सोने में परेशानी होती थी। असली जियांग चेन का उससे कई बार झगड़ा हुआ था और उसे कई बार उसके अपशब्द भी सुनने पड़े थे। वह बिल्कुल तर्कहीन थी। इस समय वह अपने कुत्ते को टहला रही थी, हाथ में तियानजियांग ग्रुप का रोजगार फॉर्म लिए हुए थी और बेहद खुश थी। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार उसे तियानजियांग ग्रुप में नौकरी मिल गई थी। वह पल भर में अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गई और उसका भविष्य उज्जवल था। लेकिन तभी परिसर के बाहर से एक के बाद एक काली लग्जरी कारें अंदर आईं, जिनमें सबसे आगे वाली कार पर तियानक्वान सिटी OOO3 लिखा हुआ था। वह शायद किसी और को न पहचानती हो, लेकिन वह निश्चित रूप से जानती थी कि उस कार में कौन बैठा था। अरे बाप रे! वह पल भर में अपनी जगह पर जम गई, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। जियांग तियानहाओ अनगिनत लोगों के दिलों में सबसे सफल उद्यमी, एक महान उद्योगपति थे। कई युवाओं के लिए वह पिता के समान थे। आसपास से गुजरने वाले अनगिनत लोग रुककर देखने लगे, मानो कोई बड़ा सितारा किसी दूरदराज के गरीब गांव में आ गया हो। अनगिनत लोग बहुत उत्साहित थे और लगातार अपने फोन निकालकर तस्वीरें खींच रहे थे। जैसे ही वाहन रुके, कार का दरवाजा खुला और जियांग तियानहाओ ड्राइवर की सीट से बाहर निकले। पीछे की सीट का दरवाजा खोलते हुए वे मुस्कुरा रहे थे। अरे बाप रे! पीछे कौन बैठा है? ये सोचकर हैरानी होती है कि तियानिकवान शहर के जियांग तियानहाओ जैसे बड़े आदमी को भी उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ रहा है। क्या यह उसकी पत्नी हो सकती है? जब अनगिनत लोग सोच रहे थे, तभी कार का दरवाजा खुला और जियांग चेन मुस्कुराते हुए बाहर निकला। जियांग चेन को देखते ही उसे जानने वाले अनगिनत लोगों के दिमाग में हलचल मच गई। समुदाय में लगभग हर कोई उससे एक बार मिल चुका था। विशेषकर जियांग चेन के सामने रहने वाली महिला, वह अब अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसके हाथ में मौजूद कुत्ते का पट्टा उसकी जानकारी के बिना ही गिर गया था। बेटा, बहू, चलो, हम ऊपर जा रहे हैं तुम्हारा छोटा सा घर देखने। जियांग तियानहाओ बहुत अच्छे मूड में था, दिल खोलकर हंस रहा था। उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी और अनगिनत लोगों को अचंभित कर रही थी। उसने जियांग चेन को अपना बेटा कहा। जियांग तियानहाओ, हे भगवान, हमारे समुदाय में इतनी महत्वपूर्ण हस्ती आई है और हमें पता भी नहीं चला। विशेषकर वह महिला, वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। जियांग चेन के परिवार को खुशी खुशी ऊपर जाते हुए देखकर उसका पूरा शरीर जम गया था। वह दिन रात एक अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति से शादी करने और एक धनी परिवार में शामिल होने का सपना देखती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसके सामने रहने वाला व्यक्ति ही असल में अमीर दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति होगा। काश मैं पहले जियांग चेन के साथ थोड़ा और अच्छा व्यवहार करता, थोड़ा और दोस्ताना होता, कभी कभी उससे बात करता, साथ में खाना खाता, एक दो ड्रिंक पी लेता। जो जल्दी उठता है उसे ही सफलता मिलती है। क्या मैं आज तियानजियांग ग्रुप के युवा मालिक की पत्नी नहीं होती? जियांग ग्रुप की भावी राजकुमारी। उसने उस महिला की ओर देखा जिसकी कलाई जियांग चेन ने पकड़ रखी थी, और उसका चेहरा तुरंत पछतावे से पीला पड़ गया।
उसे इतना पछतावा हुआ कि उसका पेट पीला पड़ गया और वह खुद को कुछ थप्पड़ मारना चाहती थी। ये घटना भोजन के बाद समुदाय के अनगिनत लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने वाली थी। इसी बीच घर पर जियांग चेन का परिवार खुश होकर बातें कर रहा था और हंस रहा था, और देखते ही देखते रात हो गई। जियांग तियानहाओ और हु मिन चेन उठकर चले गए ताकि जियांग चेन और फोंग युएरू को परेशान न करें। जियांग चेन और फोंग युएरू ने स्वयं सामुदायिक प्रवेश द्वार पर उन्हें विदा किया और गाड़ियों के काफिले को जाते हुए देखा। और जियांग चेन ने यह एक उद्देश्य के साथ किया। उसने चारों ओर देखा और जल्द ही उसे सामुदायिक प्रवेश द्वार पर पीले बालों वाला एक व्यक्ति काले रंग के कैजुअल कपड़ों में दिखाई दिया, जिसने सूक्ष्मता से उनकी ओर देखा। फिर वह चुपचाप चला गया। लगता है लिन फैन आज रात जरूर आएगा, जियांग चेन ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि आज की ये दखलंदाजी मूल योजना को बदल सकती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी लिन फैन के आत्मविश्वास को कम आंका है। मूल कथानक के अनुसार जिस दिन लिन फैन देश लौटा, उसी दिन त्यानक्वान शहर में उसका एक छोटे गिरोह से झगड़ा हो गया। उसने छोटे गिरोह के सदस्यों को पीटा, फिर बड़े गिरोह के सदस्य आए और उन सभी को सबक सिखाया गया। इस गिरोह के सरगना ली डिंगचेंग ने यह पहचान लिया कि लिन फैन एक प्राचीन मार्शल स्किल का उपयोग कर रहा है। फिर उसने उसकी पूजा की और स्वेच्छा से लिन फैन का अधीनस्थ बन गया। मूल कथानक में लिन फैन ली डिंगचेंग और उसके अधीनस्थों के साथ सीधे जियांग चेन के शादी के कमरे में घुस गए, जियांग चेन को अधमरा कर दिया और उससे बचाए जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। एक ही समय पर एक सुनसान गोदाम में लिन फैन पीले बालों वाले गुंडे की रिपोर्ट सुन रहा था। उसकी आंखों में बहुत ही भयावहता थी। वह घर नहीं गया, बल्कि तुम्हारे उस जर्जर घर में चला गया। अच्छा, इससे मेरी कुछ परेशानी कम हो गई। मैंने पहले तो तुम्हें कुछ और दिन जीने देने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो, इसलिए मुझे दोष मत देना। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को अगर जीवित छोड़ दिया गया तो वह देर सवेर भारी तबाही मचाएगा और आम जनता पर अत्याचार करेगा। जब से मैंने तुम्हें खोज निकाला है, इसलिए सभी खतरों को शुरुआत में ही समाप्त कर देना चाहिए, ताकि आम लोगों को कष्ट न सहना पड़े। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, यदि मैं नरक में प्रवेश नहीं करूंगा तो कौन प्रवेश करेगा। लिन फैन के चेहरे पर करुणा का भाव था, मानो वह जनता के लिए कोई महान कार्य करने जा रहा हो, कर्म का फल देने जा रहा हो। इसी बीच उसके बगल वाले कमरे में ली डिंगचेंग ने चाकू से एक आदमी की छोटी उंगली काट दी। लिन फैन के दयालु चेहरे के साथ साथ वह तीखी चीख बहुत ही विडंबनापूर्ण थी। दूसरी ओर कैप्टन झांग के नेतृत्व में निरीक्षकों का एक समूह भव्यता के साथ समुदाय के चारों ओर पहुंचा और लगभग पूरे क्षेत्र को घेर लिया। जियांग तियानहाओ के काम को पूरा करने के लिए झांग कियोगे ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और 100 से अधिक इंस्पेक्टरों को तैनात किया। उन्होंने सादे कपड़े पहने थे और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया था। कुछ ने सड़क विक्रेताओं का वेश धारण किया हुआ था, अन्य लोग राहगीरों या जोड़ों के वेश में थे। जियांग चेन ने भी फोंग युएरू को काफी देर तक दिलासा दिया, उसे सुलाने के लिए फुसलाया, फिर अपनी जैकेट पहनी, घर से निकला और एक सड़क किनारे बारबेक्यू स्टॉल पर चला गया। यह मिलन स्थल था। स्टॉल का मालिक लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति था, जिसका चेहरा चौकोर था और हल्की दाढ़ी थी। ये व्यक्ति कैप्टन झांग कियोगे थे। युवा स्वामी जियांग, आप हमें धोखा नहीं दे सकते। आपकी वजह से आज रात बहुत से लोग ठंड से परेशान होंगे। झांग कियोगे जियांग चेन को जानती थी। ये पहचान की व्यवस्था का आतंक था। बिल्कुल, भाइयों से कहिए कि वे जी भरकर खाएं पिएं। सभी खर्चों की भरपाई जियांग टिन रुक द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं, इसके बाद सभी को सांत्वना राशि भी दी जाएगी। जियांग चेन लोगों से व्यवहार करने में बहुत माहिर था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ और उदार भाव से भरा रहता था, क्योंकि वैसे भी ये पैसा उसका नहीं था। हाँ, तुम लोगों को संभालने में माहिर हो बच्चे। ठीक है, तो मैं अपने भाइयों की ओर से यंग मास्टर जियांग को धन्यवाद देता हूँ। झांग कियोगे ने हल्की सी मुस्कान दी। जियांग चेन ने गंभीरता से कहा, चाचा झांग, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पिताजी ने आपको लिन फैन की स्थिति के बारे में बताया था। झांग कियोगे का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। आपके पिताजी से जानकारी मिलने के बाद मैंने इस लिन फैन की जांच की। जैसा कि आपने कहा, वह वाकई बहुत समय पहले विदेश चला गया था। हालांकि विदेश जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, यह अज्ञात है। अगर वह वाकई किसी हत्यारे संगठन का सदस्य है, तो इस बार आपने बहुत बड़ा काम किया है। जियांग चेन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अभी भी कुछ चिंता छिपी हुई थी। मूल रचना में लिन फैन प्राचीन मार्शल आर्ट के वंशज के रूप में प्रारंभ में केवल ग्रैंडमास्टर स्तर पर थे, लेकिन उनकी शक्ति भयावह थी।
निहत्थे ही वे सैकड़ों पूर्णतः सशस्त्र सैनिकों को भेज सकते थे। उनकी व्यक्तिगत मार्शल कला बेहद शक्तिशाली थी। आमने सामने की टक्कर में ये 100 इंस्पेक्टर उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते थे। हालांकि यह मामला देश के भीतर का था और लिन फैन इंस्पेक्टरों पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वरना अपराध बहुत बड़ा हो जाता और उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। इंस्पेक्टर तो ठीक रहेंगे, लेकिन अगर लिन फैन उससे निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित थी तो बहुत संभव था कि यह एक ऐसा दृश्य बन जाए जिसमें झाओ जिलोंग 7 बार अंदर बाहर आए और सब कुछ तहस नहस कर दे। इन चिंताओं के साथ जियांग चेन अपने निवास स्थान पर लौट आया। फोंग युएरू को बिस्तर पर शांति से सोते हुए देखकर जियांग चेन ने अपनी कनपटी रगड़ी। तभी जियांग तियानहाओ का फोन आया, जिसमें उसने जियांग चेन की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा। वापस लौटने के बाद उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि अभी भी स्थिति सुरक्षित नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से अपने सबसे मजबूत अंगरक्षक को भेजा। ठीक 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लगभग 1.8 मीटर लंबा, कैजुअल कपड़े पहने और लगभग 20 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति अंदर आया। वह व्यक्ति भावहीन था, उसका व्यवहार कुछ हद तक ठंडा था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने कमरे की बनावट का ध्यानपूर्वक जायजा लिया और उसके बाद ही उसने जियांग चेन की ओर देखा। मैं तुम्हारे पिता का निजी अंगरक्षक हूँ, वांग हान। मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में पहले से ही पता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ होने से कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वांग हान के शब्द बहुत ही अहंकारी थे, उसकी आंखें घमंडी थीं और उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। जियांग चेन का दिमाग तेजी से सोचने लगा और उसे तुरंत कुछ विवरण याद आ गए। लिन फैन तियानक्वान शहर से उभरा और उसने अनगिनत ताकतों का सफाया किया, उनमें से तियानजियांग समूह शुरुआती चरणों में एक प्रमुख सरगना था। एक दृश्य ऐसा था जिसमें लिन फैन जियांग तियानहाओ को चेतावनी देने ही वाली थी। वह जियांग तियानहाओ के घर में घुस गया और वहां उसकी मुलाकात वांग हान से हुई। वांग हान भी प्राचीन मार्शल आर्ट के वंशानुगत धारक थे और उनकी मार्शल दाव शक्ति कमजोर नहीं थी, वे ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच चुके थे। अपनी उम्र के हिसाब से उन्हें पहले से ही एक प्रतिभाशाली माना जाता था। हालांकि प्रतिभाशाली लिन फैन के सामने वह काफी नहीं था। दोनों ने एक दूसरे पर सिर्फ एक ही मुक्का मारा और लिन फैन ने उसकी बांह तोड़ दी दूसरे मुक्के से, तो वह लगभग मर ही गया था। प्राचीन मार्शल आर्ट के क्षेत्र मिंगजिन, आनजिन और हुआ जिन में विभाजित हैं। हुआ जिन के ऊपर ग्रैंड मास्टर का स्तर है और उसके ऊपर मार्शल आर्ट्स ग्रेट ग्रैंड मास्टर का स्तर है, जो कि लिन फैन का वर्तमान स्तर है। लिन फैन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके लिए सावधान और सतर्क रहना बेहतर होगा। जियांग चेन ने सलाह देने से खुद को नहीं रोका, उम्मीद करते हुए कि दूसरा पक्ष दुश्मन को कम नहीं आंकेगा। अगर वांग हान ने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी होती तो 2 मुक्कों से ही उसकी लगभग जान नहीं चली जाती। हालांकि जियांग चेन के शब्द वांग हान के कानों तक पहुंचे और उन्हें वे बेहद कठोर लगे, मानो उनकी ताकत पर सवाल उठा रहे हों। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने उदासीनता से कहा, लगता है मुझे आपको आपके पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताना होगा। हालांकि मैं उनका अंगरक्षक हूं। उद्धरण चिन्ह ... ये वरिष्ठ अधीनस्थ का रिश्ता नहीं है, बल्कि समान रोजगार का रिश्ता है। वह भुगतान करता है और मैं उसकी रक्षा करता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी रक्षा करना है, तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे मदद मांगी थी और मैं मना नहीं कर सका। वरिष्ठता के हिसाब से मैं तुम्हारे पिता की ही पीढ़ी का हूं। और वांग हान की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था, उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे, मानो वह मार्शल दाव में महारत हासिल कर चुका हो, और उसके हाव भाव में एक उद्दंडता झलक रही थी। उसने एक एक शब्द करके कहा, तुम मेरी ताकत कभी नहीं जान पाओगे। वह बेहद आत्मविश्वासी और अहंकारी था, लेकिन उनके आत्मविश्वास और अहंकार के लिए पर्याप्त पूंजी भी थी। महज 25 वर्ष की आयु में ही वे मार्शल आर्ट्स के महान ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंच चुके थे। उनकी उम्र के लोग अभी समाज में प्रवेश कर रहे हैं और जीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे समाज के सबसे निचले तबके में हैं, लेकिन वह पहले से ही एक उस्ताद के रूप में जाना जाता है, जिसके मुंह दुनिया को चौंका देते हैं। वह शक्तिशाली और धनी लोगों के साथ उठता बैठता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका दायरा काफी व्यापक है। जियांग चेन ने अनजाने में अपने मुंह में ही उन शब्दों को निगल लिया जो वह कहने ही वाला था। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। वह जानता था कि यह व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी विनम्रता से कुछ शब्द कहने जरूरी थे। तो फिर आगे क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे बताएं। कोई जरूरत नहीं।
वांग हान ने हाथ हिलाया, सीधे बैठक के सोफे पर गए, पालथी मारकर बैठ गए और हल्के स्वर में कहा, अब से बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बस चुपचाप घर के अंदर इंतजार करना। मैं आपके लिए सब कुछ संभाल लूंगा। कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोलना समाप्त किया और तुरंत आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा। जियांग चेन की भौहें और भी तन गईं। अगर लिन फैन सचमुच आज रात आ गया तो अपने प्रतिद्वंदी की ताकत और ऐसी लापरवाही को देखते हुए वांग हान शायद सबसे पहले पीट पीट कर मार डाला जाएगा। भारी मन से जियांग चेन ने धीरे से दरवाजा खोला और अपने कमरे में वापस लौटा, जहां उसने पाया कि उसकी पत्नी फोंग युएरू जाग रही थी। वह बिस्तर पर बैठी थी और कोमल आंखों से उसे देख रही थी। लगता है तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। क्या कुछ हुआ है? वह बहुत उलझन में थी। उसने बाहर शोर सुना था लेकिन सावधानी बरतते हुए बाहर नहीं गई थी। उसे इस बात की भी जिज्ञासा थी कि तियानजियांग समूह के अध्यक्ष के बेटे, तियानजियांग समूह के युवराज को चिंता क्यों होगी और यहाँ तक कि सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होगी। जियांग चेन को अपने मूल शरीर की यादें विरासत में मिली और स्वाभाविक रूप से वह अपनी पत्नी से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, बस आज रात कोई गड़बड़ कर सकता है। अब सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। बस सोने पर ध्यान दो, सब ठीक है। फोंग युएरू असमंजस में थी लेकिन फिर भी आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाते हुए जियांग चेन के कंधे पर झुक गई। उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं और वह धीरे धीरे नींद में डूब गई। जियांग चेन बिस्तर के किनारे झुककर बैठ गया। उसे काफी देर से नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग विचारों से उलझा हुआ था। अब उसे यह एहसास हो गया था कि हालांकि धन और शक्ति अच्छी चीजें हैं जो किसी के भाग्य को बदल सकती हैं, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने तथाकथित धन और शक्ति क्षणभंगुर बादलों के समान है। उदाहरण के लिए, अब वह जानता था कि लिन फैन आज रात उसके खिलाफ कोई चाल चलेगा, फिर भी उसके पास इससे निपटने का कोई बेहतर तरीका नहीं था। समय बहुत कम था। बाहर खड़े हुए इंस्पेक्टर असल में आम लोग थे। वे आम गुंडों से आसानी से निपट सकते थे, लेकिन अगर उनका सामना लिन फैन जैसे किसी खास हत्यारे से होता जो पलक झपकाए बिना ही हत्या कर देता है, ... वे पूरी तरह से बेकार होंगे। जियांग तियानहाओ द्वारा तैनात किए गए अंगरक्षक, जिनकी ताकत पहले से ही उच्च कोटि की थी, भी लिन फैन के सामने अंडे की तरह नाजुक साबित हुए और आसानी से चकनाचूर हो गए। और लिन फैन किसी भी क्षण आ सकती है। इस तरह के दबाव में जियांग चेन कैसे सो सकता था? उसकी भौहें और भी गहरी सिकुड़ती गईं। समय धीरे धीरे इसी चिंता भरे माहौल में बीतता चला गया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि रात काफी गहरी हो चुकी थी और बगल वाले घर से एक हल्की सी आवाज आई। बीजिंग के समयानुसार ठीक 12 बज रहे थे। पड़ोस में रहने वाली महिला हर दिन ठीक आधी रात को सो जाती थी। यह एक अलार्म था जो उसने सेट किया हुआ था। इस पुराने आवासीय क्षेत्र में ध्वनि अवरोधन की व्यवस्था काफी खराब थी। ठीक उसी क्षण जियांग चेन के दिमाग में अचानक एक आवाज गूंज उठी। नई पहचान को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहेंगे? इस आवाज से जियांग चेन चौंक गया और अगले ही पल उसका चेहरा उत्साहित हो गया। उसकी कसकर सिकुड़ी हुई भौहें तुरंत शिथिल हो गईं। नई पहचान चाहे जो भी हो, एक अतिरिक्त पहचान होने से उसे लिन फैन से निपटने में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। उसने लगभग बिना सोचे समझे ही नई पहचान अपना ली। अगले ही क्षण उसके सामने एक नीली पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई, जो केवल उसे ही दिखाई दे रही थी, और उसमें नई पहचान के बारे में सारी जानकारी विस्तार से दी गई थी। नई पहचान: जियांग चेन, माउंट ताई मार्शल एक्सट्रीम्स हॉल के वर्तमान प्रतिभाशाली छात्र। जब वह 10 साल का था तब उसे एक अजीब बीमारी हो गई। उसके पिता जियांग तियानहाओ ने हर जगह चिकित्सा सहायता ली लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। किसी की सलाह पर वह जियांग चेन को माउंट ताई मार्शल एक्सट्रीम्स हॉल ले गए। वहां संप्रदाय के प्रमुख ने तुरंत जियांग चेन की असाधारण अस्थि रचना को देखा और उन्हें मार्शल आर्ट का विलक्षण प्रतिभावान मानते हुए उन्हें अपना शिष्य बना लिया। प्रतिदिन आंतरिक शक्ति के बल पर उनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता गया। मार्शल लिमिट हॉल में 2 साल तक साधना करने के बाद 12 साल की कम उम्र में ही उन्होंने स्वर्गीय द्वार को पार कर ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। बाद में वह पहाड़ से नीचे उतर गया और कई वर्षों तक गुप्त रूप से साधना करता रहा। 18 वर्ष की आयु में उसने और उन्नति की और महान गुरु के स्तर में प्रवेश किया। 25 वर्ष की आयु में उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई जिससे उन्होंने अपनी ही सीमाओं को तोड़ते हुए अर्धचरण वज्र अविनाशी को समझ लिया। स्क्रीन पर सूचना की पंक्तियां दिखाई दी। इससे पहले कि जियांग चेन कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने तुरंत अपने सिर के ऊपरी हिस्से से क्यूई की एक अजीब सी धारा महसूस की,
जो सर्दियों की ठंड की तरह सीधे उसके दिमाग तक पहुंची और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी नाड़ी की नसें पूरी तरह से खुल गईं और पल भर में उसके शरीर की सभी हड्डियों से स्पष्ट ध्वनियां निकलने लगीं। चरमराहट और कराहट की आवाजें। ये सहज शुद्धता की ओर वापसी थी। दाओवादी दर्शन के अनुसार जन्म के क्षण से ही व्यक्ति में एक सहज दाव शारीरिक क्षमता होती है, एक ऐसा शारीरिक शरीर जो मार्शल दाव साधना के लिए सबसे उपयुक्त होता है और जिसमें सर्वोत्तम साधना प्रतिभा होती है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ श्रम या चलने फिरने के कारण मानव हड्डियों में अनगिनत सूक्ष्म विकृतियां आ जाती हैं, जो एक अर्जित शारीरिक बनावट बन जाती हैं। अब जियांग चेन सहज शुद्धता की ओर लौट रहा था, अपनी हड्डियों में सूक्ष्म यंत्रों को बदल रहा था और सहज दाव शारीरिक क्षमता की ओर बढ़ रहा था। संगीत की लय की तरह हड्डियों से निकलने वाली ध्वनियों की एक निरंतर श्रृंखला लगातार गूंजती रही, मानो लहरें चट्टानों से टकरा रही हों। लिविंग रूम में वांग हान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में उलझन का भाव था। यह आवाज, ये 1000 सोने की हड्डियों के पीसने जैसी क्यों लग रही है? 1000 सोने की अस्थि पीसने की विधि अर्जित कौशल प्राप्त करने वालों के लिए सहज अवस्था में प्रवेश करने की विधि है, सहज शुद्धता की ओर वापसी है, एक सांसारिक भौतिक शरीर से आंतरिक रूपांतरण है। मार्शल आर्ट्स के महान गुरु से नीचे के सभी लोग अर्जित अवस्था में हैं। मानवीय सीमा को तोड़कर और अविनाशी शरीर में प्रवेश करके ही व्यक्ति सहज जगत की शुरुआत कर सकता है। शारीरिक शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, जिससे लचीली त्वचा छोटी कैलिबर की गोलियों को भी रोक सकती है। ऐसा व्यक्ति अमानवीय होता है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों में 10 टन से भी अधिक शारीरिक शक्ति होती है, जो हल्के टैंकों का सीधा मुकाबला करने में सक्षम होती है। वांग हान ने ध्यान से सुना, फिर अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन बुदबुदाया, असंभव, बिल्कुल असंभव। मैंने पहले ही जांच कर ली है, जियांग चेन तो बस एक साधारण व्यक्ति है। और 1000 सोने की हड्डियों के पीसने की आवाज सही नहीं है, यह इतनी घनी नहीं हो सकती। ये हो सकता है। जैसे ही उसे कुछ सूझा, उसने चिढ़कर कहा, ऐसे समय में भी उसमें इतनी घिनौनी हरकतें करने की हिम्मत है। कितना घटिया है। वह खुद को इन सब बातों से ऊपर समझता था और जियांग चेन का उपहास करता था। इस दौरान कमरे के अंदर जियांग चेन ने अपनी नई पहचान की विरासत पूरी कर ली थी। इस पहचान की विरासत ने वास्तव में उसे असीम शक्ति प्रदान की थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पूरी तरह से तरोताजा महसूस किया। उसकी दृष्टि स्पष्ट थी, कान तेज थे। वह बगल के कमरे में बिस्तर पर करवट बदल रही महिला की आवाज भी सुन सकता था और उसकी नाक सड़क से आती हुई बारबेक्यू की हल्की सी गंध को भी पहचान सकती थी। इससे भी ज्यादा अतिरंजित बात यह थी, उसने अपनी मुठ्ठियां थोड़ी भींची और उसकी हड्डियों से चरमराहट की आवाज आए। अनगिनत जोड़ और यहां तक कि नाड़ी नसें भी सूक्ष्मता से अपने विवरणों को समायोजित कर रही थीं, ताकि सर्वोत्तम युद्ध स्थिति प्राप्त हो सके। उसे अपनी वर्तमान शक्ति की सीमा का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था। किंवदंती के अनुसार अविनाशी शरीर मार्शल आर्ट के महान ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर का एक स्तर है, जो 10 टन का मुक्का मारने में सक्षम है, अनिवार्य रूप से एक चलता फिरता मानव टैंक है। मार्शल आर्ट्स के महान ग्रैंडमास्टर की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन उनका अंतिम पंच अभी भी 1 टन बल प्रदान कर सकता है। हालांकि मार्शल आर्ट्स के महान ग्रैंडमास्टर और अविनाशी शरीर के बीच का क्षेत्र, ये 5 टन बल का अंतिम प्रहार कर सकता है। 5 टन की अवधारणा क्या है? एक भारी ट्रक हल्का भार होने पर केवल 5 या 6 टन का होता है। इसके अलावा प्रभाव के क्षण में गति ध्वनि की गति से भी अधिक हो सकती है, जिससे उस मुक्के की शक्ति विस्फोटक रूप से कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि अविनाशी शरीर सीधे टैंक का सामना कर सकता है। जियांग चेन की आंखें भी तेज हो गईं। उसके पूरे व्यक्तित्व में तदनुसार परिवर्तन आ गया। पहले उनकी आभा एक साधारण व्यक्ति जैसी थी, कोमल और कमजोर। अब ये वज्र हीरा जैसी हो गई थी, जो कठोरता, तीक्ष्णता और अदम्य गति से परिपूर्ण थी। बिस्तर से उठते समय हर हरकत अविश्वसनीय रूप से स्वाभाविक और शक्ति से भरपूर थी। उसके कान फिर से फड़फड़ाए। उसकी निगाहें और भी तेज हो गईं। उसे नीचे से कई कदमों की आवाजें सुनाई दी, जो बहुत ही अफरा तफरी वाली थीं। वे यहाँ हैं। एक ही समय पर अखबारों में लिपटी लोहे की छड़ें लिए 30 से अधिक बदमाश कई वैन से उतरे और अपार्टमेंट भवन के सामने खड़े हो गए। लिन फैन सबसे आखिर में बाहर निकला। उसने काला सूट और मास्क पहन रखा था। उसने छठी मंजिल की ओर देखा जहां जियांग चेन था, फिर पीछे मुड़कर देखा। उसके होठों पर एक बार फिर एक भयावह मुस्कान थी। भाई, सभी इंस्पेक्टर परिसर के बाहर हैं और हमारे पीछे पीछे अंदर आ गए हैं।
ली डिन चेंग, जो प्रतिदिन इंस्पेक्टरों से निपटता था, ने परिसर में प्रवेश करते ही उनके कुछ भेसों को पहचान लिया। इतने साधारण वेश बदलने से भी वह धोखा नहीं खा सका। मैं कुछ आदमियों को लेकर हंगामा करने और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बाहर जाऊंगा। ली डिनचेंग ने तुरंत स्वेच्छा से यह बात कही। अच्छा, लिन फैन ने हल्के से सिर हिलाया। उसे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी, वह अकेला ही जियांग चेन से निपटने के लिए काफी था। अगर विदेश में ज्यादा हंगामा मचाने से बचने की बात न होती, तो भले ही वे 100 इंस्पेक्टर पूरी तरह से हथियारों से लैस होते, वह डरता नहीं और उन्हें मार गिराता। तुम दोनों बॉस के पीछे चलो। बॉस जो कहे वही करो, ठीक है। जाने से पहले ली डिनचेंग ने 2 अधीनस्थों को ये काम सौंपा। फिर उसने अपने आदमियों को हमलावर निरीक्षकों के समूह की ओर ले जाकर उन्हें सीधे रोक दिया। इसी बीच शोर सुनकर जियांग चेन ने भी खिड़की खोली और नीचे की ओर देखा। उनकी निगाहें तुरंत मिल गईं। लिन फैन ने घृणा से भरी मुस्कान दी, उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा झलक रहा था। उसके दोनों अधीनस्थों ने जियांग चेन की ओर गला काटने का इशारा भी किया। ऐसी स्थिति का सामना करने वाला एक आम इंसान मौत से डर जाएगा। फिर लिन फैन धीरे धीरे बिना हड़बड़ी किए सीढ़ियों से ऊपर चली गई। वह जियांग चेन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता था। वह इन मनुष्यों को अच्छी तरह समझता था, जितनी देर होगी उनके दिलों में उतना ही भय और निराशा बढ़ेगी। धीरे धीरे एक अथाह खाई में गिरने का यह एहसास सबसे भयावह और मन के लिए सबसे कष्टदायक था। वह एक चूहे के साथ खेलने वाली बिल्ली की तरह था, जियांग चेन के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसे इतने कम समय में इतना भयभीत कर रहा था कि वह कुछ भी करने में असमर्थ था। कुछ ही मिनटों बाद लिन फैन पहले से ही जियांग चेन के दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। लिन फैन ने तुरंत देखा कि झांग हान सोफे पर बैठी है। एक नज़र में ही वह समझ गया कि सामने वाला भी प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यासी है और उसकी ताकत कमजोर नहीं है। उसका खून खौल रहा था और वह भट्टी की तरह बैठा था, मानो उसका खून आसमान तक उछल रहा हो। यह मार्शल आर्टिस्टों के बीच एक ऐसा संबंध है जो ची रक्त के माध्यम से एक दूसरे की ताकत को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये केवल तभी लागू होता है जब मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को महसूस कर सकता है। झांग हान को इसकी जानकारी नहीं थी। वह वहां शांत भाव से बैठा रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो, उसकी आंखें कसकर बंद थीं। लिन फैन ने एक पैर घर के अंदर रखते हुए प्रवेश किया। झांग हान ने अपनी आंखें बंद रखीं, उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। मैं तुम्हें फिर से शुरुआत करने का मौका देता हूं। अपना पैर पीछे हटा लो और मैं ऐसा दिखावा कर सकता हूं कि आज कुछ हुआ ही नहीं। लिन फैन हंसा, उसकी आंखों में एक हिंसक चमक थी। उसे इन उद्दंड लोगों को अपने पैरों तले कुचले जाते देखना और उनकी आंखों में अविश्वास और सदमे को देखना अच्छा लगता था। उसके दोनों गुर्गे तुरंत हरकत में आ गए। तुम खुद को समझते क्या हो? हमारे बॉस जब चाहे तब आ सकते हैं। तुम खुद को समझते क्या हो? ऐसे चिल्लाते क्यों हो? दोनों गुंडे तुरंत आगे बढ़े, लोहे की छड़ के चारों ओर लिपटे अखबार को फाड़ दिया और झांग हान को सबक सिखाने ही वाले थे। उन्होंने उसके सिर पर निशाना साधा और हथियार को नीचे की ओर घुमाया। उसी क्षण झांग हान ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें आकाश में उड़ते हुए चील की तरह तेज थीं, और पलक झपकते ही उसने अपना हाथ उठा लिया। उसने लोहे की 2 छड़ें पकड़ ली। मेरिडियन के हाथ एक पुराने पेड़ की जड़ों की तरह फूट पड़े और अचानक बल के विस्फोट के साथ लोहे की दोनों छड़ें इस तरह मुड़ गईं और विकृत हो गईं मानो उन्हें हाइड्रोलिक प्रेस से कुचल दिया गया हो। दोनों की आंखें फटी रह गईं, एक पल के लिए उनकी सांस गले में अटक गई। झांग हान ने भी पलक झपकते ही हरकत की, उसका शरीर थोड़ा झुका, उसकी पीठ धनुषाकार हो गई और उसकी मुट्ठियां तीरों की तरह बाहर निकली, जिससे शून्य क्षेत्र में एक ध्वनि विस्फोट हुआ। यह उन दोनों के पेट में लगा, जैसे किसी ट्रक से टक्कर लगी हो। दोनों पुरुषों के चेहरे दर्द से विकृत हो गए, उनकी आंखें बाहर निकल आईं और खून तीरों की तरह बहने लगा। उसके शरीर पर एक जोरदार प्रहार हुआ, जिससे वह पीछे की ओर उड़कर लिविंग रूम की दीवार से जा टकराया और टेलीविजन चकनाचूर हो गया। वह फर्श पर झींगा मछली की तरह सिकुड़कर पड़ा था। दर्द इतना तीव्र था कि वह चीख भी नहीं सका। वो केवल अपनी आंखें चौड़ी करके खोल सका, अपना पेट पकड़ सका और अपना मुंह खोलकर कर्कश फुफकार जैसी आवाजें निकाल सका। झांग हान, जिसने अभी अभी अपने कौशल का प्रदर्शन किया था, धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से काल्पनिक धूल को बड़े सलीके से झाड़ा और फिर शांति से दरवाजे पर खड़े लिन फैन की ओर देखा। लिन फैन की मुस्कान वैसी ही बनी रही और उन्होंने हल्के से ताली बजाते हुए कहा, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मुझे लगा था कि आज जनता के लिए एक अभिशाप को दूर करना एक उबाऊ और थकाऊ काम होगा।
मुझे ऐसे उस्ताद से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अपने कौशल को परखने की बहुत इच्छा हो रही है। अगर आज तुम मेरे 3 दांव झेल लेते हो तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं जियांग चेन को छोड़ सकता हूँ। कैसा रहेगा? झांग हान की भौहें तुरंत तन गईं और उनकी आंखों में अचानक क्रोध की एक झलक दिखाई दी। वह कौन है? इतनी कम उम्र में ही वह मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच चुका है और संप्रदाय में उसे युवा पीढ़ी की असाधारण प्रतिभा के रूप में सराहा जाता है। किसी ने तो सचमुच ये दावा करने की हिम्मत की कि वह उसके 3 हमलों का सामना नहीं कर सकता। उन्हें इससे पहले कभी इस तरह के अपमान का सामना नहीं करना पड़ा था और उनका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। बिना किसी झिझक के वह आगे बढ़ा और अपने पैरों से शक्ति का एक जबरदस्त विस्फोट किया। उस भयानक बल ने पल भर में उसके पैरों के नीचे की जमीन को चकनाचूर कर दिया और उसे अनगिनत टुकड़ों में बिखेर दिया। उसका शरीर धमाके के साथ तोप के गोले की तरह बाहर निकला, जिससे हवा का एक शक्तिशाली झोंका भी उत्पन्न हुआ जिसने मेज से कागजों को उड़ा दिया। वाह! ताइशान कोलैप्स फिस्ट। ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण लिन फैन की आंखें चमक उठीं और उनकी रुचि काफी बढ़ गई। उन्होंने तुरंत अपने हाथों को आपस में रगड़ा और ताई ची का इशारा किया। कम से कम प्रयास से ही मुक्का आया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने ताई ची बागुआ की एक तकनीक का इस्तेमाल करके मुक्के की ताकत को मोड़ दिया। इस पल झांग हान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अंततः उसने लिन फैन के भीतर समाहित ची रक्त शक्ति को महसूस किया। इसने वास्तव में अपने पिछले प्रदर्शन को दर्जनों गुना बेहतर साबित किया। आप वास्तव में मार्शल आर्ट्स के महान गुरु हैं। झांग हान की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका दिल भय से भर गया, उसकी ऊर्जा तुरंत कमजोर हो गई और उसने लड़ने की सारी इच्छा खो दी। लेकिन लिन फैन को उसकी परवाह नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींची और जैसे ही वह अपनी सर्वश्रेष्ठ युद्ध मुद्रा में आया, उसकी हथेली की हड्डियां चरमरा उठीं। झांग हान के सिर पर सीधा मुक्का, कोई दिखावा नहीं। लिन हान पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी गति एक मुक्के की गति का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसके सामने मौजूद मुट्ठी ने पल भर में उसकी पूरी दृष्टि को घेर लिया। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी नाक चकनाचूर हो गई और चेहरे की हड्डियां चूर चूर हो गईं। हड्डी के टुकड़े उसकी त्वचा में भी घुस गए, जिससे उसका पूरा चेहरा पल भर में खून से लथपथ हो गया। उसकी गर्दन चटक रही थी, उस मुक्के से उसकी गर्दन लगभग टूट ही गई थी। वह पीछे की ओर उड़कर जा गिरा, उसकी पीठ कॉफी टेबल पर जोर से टकराई, जिससे चारों ओर कांच बिखर गया। उसने उठने की कोशिश की। लिन फैन उसके पास पहुंच गया, अपना पैर उठाया और उसके चेहरे पर रख दिया, जिससे वह एक पल के लिए हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। क्षमता की कमी पर बातों में अहंकार। घर जाओ और कुछ साल साधना करो, फिर बाहर आओ। तुम शर्मनाक हो। लिन फैन की दिलचस्पी पल भर में आई और चली गई। उसने अपना पैर पीछे खींचा, मुड़ी और जियांग चेन के कमरे की ओर चलने की तैयारी करने लगी। इसी क्षण झांग हान ने अपना पैर पकड़ा, अपना सिर उठाया। उसका चेहरा खून और मांस से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अविचलित थीं और वह उसे ध्यान से घूर रहा था। ओह, तुम अपने मालिक के प्रति काफी सुरक्षात्मक हो, है ना? लिन फैन ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसने पहले ही अपना दूसरा पैर उठाकर दूसरे व्यक्ति की बांह पर निशाना साध लिया था। उस लात से झांग हान की बांह निश्चित रूप से टूट जाएगी और उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। बस काफी है। तभी अंदर से एक ठंडी, धीमी आवाज आई। ये जियांग चेन की आवाज है। लिन फैन ने अपना पैर पीछे खींच लिया और जियांग चेन की ओर देखा। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। जिस तरह झांग हान को लिन फैन की शक्ति का स्तर पता नहीं चला था, ठीक वैसे ही लिन फैन भी था। उसकी नजर जियांग चेन को पार करते हुए सीधे उसके पीछे खड़ी फोंग युएरू पर जा टिकी। इस समय फोंग युएरू एक डरी हुई छोटी खरगोश की तरह लग रही थी। उसका नाजुक अंडाकार चेहरा थोड़ा डर दिखा रहा था, क्योंकि वह जियांग चेन के पीछे छिपी हुई थी और उसे देखने के लिए बीच बीच में झांक रही थी। उस कोमल चेहरे, बर्फ जैसी सफेद कॉलरबोन और पतले कपड़ों ने लिन फैन के दिल में एक जलती हुई भावना को जगा दिया, जबकि जियांग चेन पर टिकी उसकी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। तुम जियांग चेन हो। लिन फैन ने जानबूझकर अपनी आवाज बदली, जिससे वह 30 साल के आसपास के किसी व्यक्ति की भारी आवाज जैसी लगे। किसी ने 10 मिलियन खर्च करके तुम्हारी जिंदगी खरीद ली। मुझे दोष मत दो। अगर किसी को दोष देना ही है तो अपनी बदकिस्मती को दोष दो। अगले जन्म में तुम्हारा पुनर्जन्म एक अच्छे परिवार में हो। जियांग चेन ने मन ही मन उपहास किया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि दाव कौन था। ये व्यक्ति लिन फैन था। अब वह अर्धचरण वज्र अविनाशी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जो सहज ज्ञान के क्षेत्र में आधे कदम के बराबर है। उसकी बोध शक्ति अत्यंत प्रबल है और उसने लिन फैन से निकलने वाली अत्यंत प्रबल हत्या की भावना को पहले ही भांप लिया है।
यह अपने आप को एक घातक स्थिति में डाल रहा है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लगभग तुरंत लिन फैन अचानक आगे बढ़ा, बोलना बंद कर दिया, अपनी हथेली पलटी और अपनी पांचों उंगलियों से चील के पंजे का आकार बनाया। ये चील के पंजे की कला का सर्वोच्च रूप था, चील के पंजे वाला कुंग फू, जो साधना से लेकर प्रमुख उपलब्धि तक का स्तर है। इसकी हथेलियां बर्फ जैसी सफेद और साफ हैं, लेकिन बेहद तेज हैं, जो नसों को काट सकती हैं और हड्डियों को चूर चूर कर सकती हैं। मार्शल आर्ट्स के महान गुरु की शक्ति से यह स्टील के एक बड़े टुकड़े को भी उखाड़ सकता है। ये पंजे का हमला अविश्वसनीय रूप से भयंकर था, जिसने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया और पलक झपकते ही जियांग चेन के सामने प्रकट हो गया, मानो उसका पूरा चेहरा फाड़ देना चाहता हो। इसे अत्यंत क्रूर कहा जा सकता है। लिन फैन की आंखों में एक बेफिक्र मुस्कान थी, मानो सब कुछ शांत हो गया हो। हालांकि जैसे ही उसके पंजे जियांग चेन के चेहरे तक पहुंचने ही वाले थे, जियांग चेन से निकलने वाली आभा पल भर में बदल गई। जब किसी बाघ को उसके पिंजरे से छोड़ा जाता है तो वह तब तक स्थिर रहता है जब तक कि वह हिलना शुरू नहीं कर देता, और फिर वह आकाश और पृथ्वी को हिला देता है। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर था, उसका चीरक अजगर की तरह बह रहा था, उसकी नसें उफान मार रही थीं और गर्जना कर रही थीं, मानो अजगर मंत्रोच्चार कर रहा हो। उसकी आत्मा ऊंचाइयों पर थी और उसकी आंखें इस्पात की धार और लोहे की आरी की तरह तेज थीं। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और लिन फैन की कलाई पकड़ ली। लिन फैन की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं, उसकी भयभीत आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। ये कैसे संभव है? वह भय से चीख उठा और उसकी आवाज भी सुनाई दी। इस दृश्य को झांग हान ने भी स्पष्ट रूप से देखा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह लगभग खाली निगाहों से जियांग युआन को घूर रहा था। उसकी आंखें लगभग हिल नहीं रही थीं, मानो सॉकेट से बाहर निकल आए हों। वह प्राचीन मार्शल आर्ट साधना का अभ्यासी है। जब वह किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करता है तो वह उसके रक्त और आंतरिक अंगों को देखता है। उसकी आंखों में इस समय जियांग चेन एक भट्टी की तरह था। उसका पूरा शरीर रक्त और ऊर्जा से जल रहा था और आसपास का स्थान विकृत हो गया था। उसके रक्त और ऊर्जा से उत्पन्न उच्च तापमान के कारण पिघल रहा था। एक छोटे सूरज की तरह यह इतना गर्म था कि लगभग आंखों को चकाचौंध कर देता था। उनकी त्वचा सुनहरी चमक बिखेर रही थी। वह अविनाशी शरीर है जो भौतिक शरीर के सहज अवस्था में प्रवेश करने का प्रतीक है। सोना सोना सोना, अविनाशी शरीर। झांग हान ने सदमे से लगभग विकृत होती आवाज में चिल्लाया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अविनाशी शरीर, ये कैसे संभव है? उस क्षण के सदमे से झांग हान पूरी तरह कांपने लगा। पहले वह जियांग चेन को नीचा समझता था, ये सोचकर कि वह सिर्फ एक अमीर नौजवान है, एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो महिलाओं से ईर्ष्या करता है, लोगों को नाराज करता है और बदले की कार्रवाई का शिकार होता है। उसे सबसे ज्यादा इस बात से घृणा होती थी कि वह सारा दिन बेकार बैठा रहता था और कोई भी उत्पादक काम नहीं करता था। लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जियांग चेन वास्तव में एक भयानक प्राणी है जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला है, मानव शरीर की सीमाओं को तोड़ने वाला है, अपने वास्तविक स्वरूप को साबित करने वाला है, सहज ज्ञान प्राप्त करने वाला है और अविनाशी शरीर को संघनित करने वाला है। उसकी क्या उम्र है? वह तो सिर्फ 25 साल का है। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अर्धचरण वज्र अविनाशी मार्ग पर प्रस्थान किया, एक ऐसी यात्रा को तय किया जिसकी कल्पना अनगिनत लोग अपने जीवन काल में भी नहीं कर सकते। ये वही व्यक्ति है जिसे वह पहले नापसंद करता था। अब ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति है जिसे दूसरे लोग नापसंद करते हैं। मार्शल आर्टिस्ट न तो आकाश का सम्मान करते हैं और न ही पृथ्वी का, वे केवल उन अग्रदूतों का सम्मान करते हैं जो उनसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसका सदमा लिन फैन के सदमे से अतुलनीय था। जियांग चेन की भयावह खबर का सामना करना, ऐसा लग रहा था मानो मैं धधकते लावा के सामने खड़ा हूं। मेरे रोम रोम कांप रहे थे और मेरी हड्डियां थरथरा रही थीं। क्षेत्र ने क्यूई को पूरी तरह से कुचल दिया। जियांग चेन की निगाहें तलवार की तरह तेज थीं, जो मानसिक प्रभाव भी पैदा करती थीं, मानो आकाश से कोई वार हो रहा हो जिससे लोग ठंडे पसीने से तरबतर हो जाते थे। सदमा, भय, अविश्वास। उसके मन में एक भयानक संकट का एहसास लगातार बजता रहता था, मानो कोई घंटी बज रही हो। उन्हें कई वर्षों से इस तरह की अनुभूति नहीं हुई थी। पिछली बार जब मैंने मौत के इतने करीब होने का एहसास किया था तब मैं अकेले ही हेवन मैंडेट ऑर्गेनाइजेशन और उसके 4 दिग्गज प्रशिक्षकों का सामना कर रहा था। दम घुटने और सांस लेने में असमर्थ होने की वह अनुभूति, जैसे कि आप मरने वाले हो, बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैं अभी अनुभव कर रहा हूं। आधा कदम, अविनाशी शरीर। लिन फैन की आवाज बैठ गई थी। पल भर में उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है।
उसने गहरी सांस ली जो उसके फेफड़ों में समा गई। चीका प्रवाह उलट गया, उसकी कलाई चटक उठी और उसकी हड्डियां ढीली रेत की तरह बिखरने लगीं। यह एक विशेष प्राचीन मार्शल आर्ट है जो पकड़ के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा को बिखेरने की एक तकनीक है। पलक झपकते ही वह जियांग चेन की लोहे जैसी पकड़ से मुक्त हो गया। दूसरी ओर तुरंत ही हाथ अकड़ गया, उस पर कठोर त्वचा के उभार उभर आए, मानो वह मांसल कवच की एक परत से ढका हो जो एक सर्प के समान दिखता हो। वह अचानक सांप की तरह लिपटा और जियांग चेन की बांह पर चढ़ गया और एक ही झटके में जियांग चेन का गला पकड़ लिया। यह ऐसा है जैसे किसी सांप का सिर जोर से काट रहा हो। अचानक बल का एक जोरदार झटका देते हुए उसने जियांग चेन के कंठ को कुचलने की कोशिश की। अजगर की शक्ति। झांग हान ने इस प्राचीन मार्शल आर्ट को तुरंत पहचान लिया और आश्चर्य से कहा, 10 महान मार्शल आर्ट में से इसका अभ्यास करना सबसे कठिन है। एक बार काटने पर यह मृत्यु तक लड़ता है और स्टील को भी चूर चूर कर सकता है। लिन फैन मन ही मन खुश था। यह उसकी सबसे कुशल तकनीकों में से एक थी जो हमेशा कारगर साबित होती थी। उसने अजगर शक्ति का प्रयोग करके एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी को भी मार गिराया था जो अर्धचरण वज्र अविनाशी स्तर में प्रवेश करने ही वाला था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, वह जियांग चेन के दर्द भरे चेहरे को देखना चाहता था। लेकिन अगले ही पल उनकी निगाहें मिलीं। उसने क्या देखा? उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जियांग चेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखों में उपहास का एक संकेत भी था। अगले ही पल जियांग चेन कांप उठा, उसकी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे हवा न होने पर भी उसके कपड़े सरसराने और हिलने लगे। इसकी सतह पानी की सतह जैसी दिखती थी जिस पर लहरों की परतें थीं। त्वचा के नीचे ऊर्जा के शक्तिशाली प्रवाह होते हैं। पलक झपकते ही गर्दन के क्षेत्र में केंद्रित सारी ऊर्जा ने एक भनभनाहट की आवाज उत्पन्न की, जिससे लिन फैन की हथेली सीधे झटके से दूर जा गिरी। उसका शरीर अनायास ही कुछ कदम पीछे हट गया। लिन फैन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अपने व्यापक ज्ञान के बल पर उन्होंने तुरंत इसे माउंट ताई कोलैप्स नामक एक शक्तिशाली बाहरी मार्शल आर्ट के रूप में पहचान लिया। किंवदंती के अनुसार माउंट ताई का पतन एक अनूठी कला थी जिसे माउंट ताई मार्शल एक्सट्रीम्स हॉल के संस्थापक ओल्ड एंसेस्टर ने माउंट ताई का अनुभव करने और प्रकृति को समझने के बाद अचानक महसूस किया था। केवल माउंट ताई मार्शल एक्सट्रीम्स हॉल में ही इस कौशल को सीखा गया है। संप्रदाय के प्रमुख और कनिष्ठ संप्रदाय प्रमुख दोनों ने ही इस कौशल को सीखा है और यह एक प्रत्यक्ष वंशानुक्रम है। लिन फैन चौंक गई और भय से चीख पड़ी। वह जियांग चेन की पहचान से सचमुच हैरान थी। अत्यंत भयभीत होकर, आप वास्तव में माउंट ताई मार्शल एक्सट्रीम्स हॉल के युवा संप्रदाय नेता हैं। जियांग चेन अपनी बात साफ साफ कहते हैं। माउंट ताई कोलैप्स तकनीक एक शक्तिशाली बाहरी मार्शल आर्ट है जिसे मैंने इस पहचान के साथ हासिल किया। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मेरी ताकत और रक्षा क्षमता को दोगुना कर देता है। अर्धचरण वज्र अविनाशी 5 टन से अधिक के बल के साथ भूस्खलन की शक्ति के साथ मिलकर सीधे मानव शरीर की सीमाओं को तोड़ता है और 10 टन के बल तक पहुंचता है। 10 टन का ये टैंक सचमुच एक मानवाकार टैंक है जो निडर होकर उत्पात मचा रहा है। छूते ही इसका मांस और रक्त चूर चूर हो जाएगा और हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। जियांग चेन ने आखिरकार अपना कदम उठा ही लिया। एक ही झटके में प्रत्येक पैर का बल 10 टन तक पहुंच गया, कुल मिलाकर 20 टन, और जमीन पर इस तरह से पटका गया कि फर्श पल भर में चकनाचूर हो गया और फट गया। असंख्य टुकड़े आकाश में जा गिरे। वह पिंजरे से छूटे हुए बाघ की तरह था, क्रूर और दबंग, बेरोक टोक दौड़ता हुआ। पलक झपकते ही वह लिन फैन के सामने आ गया और उसने माउंटेन बैकफिस्ट तकनीक से मुंह के बरसाए। वह आगे की ओर झुका, उसकी मुट्ठियां नदी से फूटते हुए अजगरों की तरह भींच गईं। लिन फैन भी उस गति पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका, उसे मुक्कों से सीने के दोनों ओर जोरदार प्रहार किया गया। बूम! पलक झपकते ही उसके सीने से एक प्रचंड शक्ति फूट पड़ी और वह तोप के गोले की तरह उड़ गया, उसकी पीठ दीवार से जा टकराए। उस जोरदार झटके से पूरा कमरा हिल गया, धूल उड़ने लगी और यहां तक कि झूमर भी टूटकर जमीन पर गिर गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके कपड़े फट गए और दीवार उस भयानक शक्ति को सहन न कर पाने के कारण चकनाचूर हो गई, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। वह इमारत से नीचे गिर गया। नीचे गश्त करते समय मेरा बदमाशों के एक समूह से झगड़ा हो गया और बहस बढ़ गई। लेकिन ठीक उसी क्षण आवाज इतनी तेज थी मानो कोयले का डिब्बा फट गया हो। फिर अनगिनत मलबे और ईंटों के टुकड़े एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़े, साथ ही लिन फैन भी। पल भर में सब लोग चुप हो गए। सबकी निगाहें लिन फैन पर टिक गईं, जो जमीन पर लेटी हुई उठने की कोशिश कर रही थी।
उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था और उसके चेहरे पर लगा मुखौटा बहुत पहले ही गायब हो चुका था। उसने अपना सीना पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की, मानो वह किसी भी क्षण गिर जाएगा। घने लहराते बालों का एक गुच्छा जो धूल के छोटे छोटे कणों से ढका हुआ था। उसका सुंदर चेहरा अब लगभग विकृत हो चुका था, पागलपन और पीड़ा का मिश्रण। जियांग चेन के मुंह से उसका दम घुटने लगा, उसकी कई पसलियां टूट गईं और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा। फिजिक की ताकत के बावजूद वह जानता था कि उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उसने जर्जर दीवार की ओर देखा। रात के अंधेरे में जियांग चेन वहां खड़ा था, तेज हवा के कारण उसके कपड़े जोर से सरसरा रहे थे। जियांग चेन ने अपनी उच्च स्थिति से नीचे देखा, उसका खून और भी उग्र रूप से उबल रहा था, जैसे रात में जलती हुई मशाल, अत्यंत दबंग। इस समय जियांग चेन को थोड़ा अफसोस हुआ। नीचे बहुत सारे लोग थे, नहीं तो वह सचमुच इस मौके का फायदा उठाकर लिन फैन को एक ही झटके में मार डालना चाहता। लेकिन उसे अपने दिल में ये पता था कि लिन फैन को स्वर्ग के मार्ग से चुना गया है। लक हेवन डिफाइंग ने अपनी मुट्ठियों की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, 20 टन का बल, जो एक टैंक के कवच को भी विकृत करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी लिन फैन को केवल कुछ आंतरिक चोटें ही आईं। ये स्पष्ट है कि इस व्यक्ति के पास एक शक्तिशाली खजाना है। यदि लड़ाई जारी रहती है तो एक वास्तविक अविनाशी शरीर प्रकट होकर उसे बचा सकता है। जियांग चेन ने लिन फैन को गहरी नजरों से देखा, फिर मुड़कर चला गया। उसे अब आगे क्या होगा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, उसके दत्तक पिता इसका ख्याल रखेंगे। जैसे ही वह मुड़ी, फोंग युएरू उस पर झपट पड़ी। ये सब इतना अप्रत्याशित था। एक पल के लिए उसे बस रोना और लगातार सांत्वना मांगना आता था। बिना कुछ मांगे उसकी आंखें अंतहीन संदेह और अविश्वास से भरी हुई थीं। बैठक कक्ष की दीवार में बने उस विशाल छेद को देखते हुए बाहर आकाश में तारे टिमटिमाते और चमकते हुए दिखाई दिए। उसे हर चीज से यही लग रहा था कि यह कोई सपना नहीं है। जियांग चेन ने कुछ देर तक फोंग युएरू को सांत्वना दी, फिर सोफे पर बैठे झांग हान की ओर देखा। झांग हान खुद को ठीक कर रहा था। उसने अपनी जेब से एक काली दवा की गोली निकाली और उसे निगल लिया। कुछ ही सांसों में उसके पीले चेहरे पर रौनक लौट आए। उनकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। वह किसी तरह उठ खड़ा हुआ, अपने हाथों को थोड़ा मुट्ठी बनाकर जियांग चेन को सलाम किया और अपना सिर नीचे कर लिया। उसे जियांग चेन की आंखों में देखना मुश्किल लग रहा था। इस बार उसने सचमुच अनुभव किया कि दूसरों से कमतर होने और हमारी समझ से परे की दुनिया में होने का क्या मतलब होता है। चाहे वह लिन फैन हो या जियांग चेन, दोनों ने ही उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उसे यह एहसास दिलाया कि उसकी अपनी क्षमताएं उनकी तुलना में नगण्य थीं। कोई भी उसे एक हाथ से कुचल सकता था, उतनी ही आसानी से जैसे किसी चींटी को निचोड़ा जाता है। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुमने मेरी सलाह मानी होती और मुझे कम न आंका होता तो तुम लगभग मारे न जाते। इसे एक सबक समझो। वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। जियांग चेन ने हाथ हिलाया। झांग हान के प्रति उसका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था, ये देखते हुए कि झांग हान आखिरी क्षण में भी उसकी रक्षा करने के बारे में सोच रहा था। झांग हान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन बोल नहीं पाया। इस बार उसने लोगों को कमतर आंका था और सोने की ईंट को पीतल समझ बैठा था। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, दरवाजे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। बेटे, क्या तुम ठीक हो? ये खबर सुनकर जियांग तियानहाओ दौड़कर अंदर आया और उसने देखा कि झांग हान खून से लथपथ था और बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। फिर अपने बेटे को सुरक्षित देखकर उसने राहत की सांस ली। फिर मैंने दीवार में 3 मीटर व्यास का एक विशाल छेद देखा, जिसके अंदर की स्टील की छड़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, जो पूरी तरह से मुड़ी हुई और विकृत थीं। हालांकि मुझे खबर मिल चुकी थी, फिर भी इसे अपनी आंखों से देखना मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। जमीन पर नजर डालने पर संगमरमर का फर्श ऐसा लग रहा था मानो उसे हथौड़े से तोड़ दिया गया हो। फर्श के नीचे की कंक्रीट की हालत तो और भी बदतर थी। पैरों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक जमीन में 3 इंच तक धंसा हुआ है। इससे वह अनजाने में हौंफने लगा। क्या ये वाकई इंसान है? जियांग तियानहाओ ने तुरंत झांग हान की ओर देखा। वो पूरी तरह से हैरान था और उसे विश्वास था कि इस सब के पीछे दूसरा पक्ष ही है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि झांग हान इतने कुशल कलाकार होंगे। मैं पहले अंधा था, इस बार मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। अगर आप न होते तो शायद आज मेरा बेटा इस विपत्ति से बच न पाता। जियांग तियानहाओ लगातार अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता रहा। उसकी आंखों में सच्ची ईमानदारी झलक रही थी। वह वास्तव में आभारी था। उनका इकलौता बेटा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे बहुत प्यार करते हैं।
युद्ध क्षेत्र से मिलता जुलता ये कमरा उस युद्ध की तीव्रता के बारे में बहुत कुछ बताता है जो वहां हुआ था। अगर झांग हान आज यहाँ नहीं होते तो उनका बेटा निश्चित रूप से मर चुका होता। बोलते बोलते उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और जबरदस्ती झांग हान के हाथ में थमा दिया। दाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन तुम जैसे मार्शल आर्टिस्टों को, साधना करने वालों को शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत होती है। यह मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है, कुछ खास नहीं। बस 10 मिलियन, कृपया इसे कम न समझें। आज मुझे जल्दी थी, इसलिए मैं बस इतना ही साथ लाया हूं। मैं आपको बाद में 30 मिलियन और दे दूंगा। झांग हान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत उसे एहसास हुआ कि जियांग तियानहाओ को गलतफहमी हो गई थी। मैं स्वाभाविक रूप से बैंक कार्ड स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये कैसा मजाक है। उसके ठीक सामने एक दुर्जय आकृति खड़ी है जो अर्धचरण वज्र अविनाशी है। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया। अगर जियांग चेन ने हस्तक्षेप न किया होता तो वह अपंग हो जाता, शायद मारा भी जाता। उन्होंने जियांग तियानहाओ से पैसे लेने की हिम्मत ही नहीं की। उसने जल्दी से मना करते हुए दाव से कहा, बॉस जियांग, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। सचमुच कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई होगी। दरअसल बात ये थी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले नीचे जाकर लिन फैन का हालचाल पता कर लो। जियांग चेन के बोलते ही उसने अपनी पत्नी को खींचा और बाहर चला गया। एक अधीनस्थ की तरह व्यवहार करते हुए झांग हान ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और जियांग चेन के पीछे पीछे चलने लगा। इस दृश्य को देखकर जियांग तियानहाओ तुरंत स्तब्ध रह गया। मैं और भी ज्यादा असमंजस में पड़ गया। क्या हो रहा है? आपको पता होना चाहिए कि हालांकि झांग हान दाव का अंगरक्षक था, वह बेहद आत्मविश्वासी और थोड़ा अभिमानी भी था, और वह आमतौर पर दाव को कोई विशेषती व्यवहार नहीं देता था। आज मुझमें क्या खराबी आ गई है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे का अनुयायी बन गया हूं। जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। सवालों की बाढ़ ने उसे अभिभूत कर दिया, जिससे वह बेचैन हो गया और सवाल पूछने के लिए उत्सुक हो गया। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि दाव के साथ क्या हुआ। उसकी नज़र टूटे हुए टेलीविजन सेट पर पड़ी और वह तेजी से उसके पास गया। टूटे हुए टुकड़ों में से उसे एक छोटा सा कैमरा मिला जो नाखून से भी छोटा था। अंदर से मेमोरी स्टिक निकाल लें। हर सवाल का जवाब यही है। जियांग तियानहाओ, जिन्होंने शून्य से अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया, एक अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत पहले ही अपने बेटे के बैठक कक्ष में एक कैमरा लगा दिया था। ये भी एहतियात के तौर पर अंतिम सबूत के रूप में रखने के लिए है। अभी नीचे जा रहा हूं। जियांग चेन ने शांत भाव से लिन फैन की ओर देखा। 2 इंस्पेक्टर पहले से ही लिन फैन के पीछे खड़े थे और उसे हथकड़ी पहना रहे थे। लिन फैन ने कोई विरोध नहीं किया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह उदास और भयावह नजर से जियांग चेन को घूर रहा था। उसकी हत्या करने की मंशा और भी प्रबल हो गई थी। जियांग चेन, मैं मानता हूं, मैंने तुम्हें कम आंका। हमारे बीच की दुश्मनी अब तय हो चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बचकाने तरीके से मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? लिन फैन ने उपहास किया। उनके विचार में किसी को इंस्पेक्टर कहना बचकाना था। जियांग चेन ने शांत और अविचल निगाहों से लिन फैन का सामना किया। जब से मैंने अपनी बारात निकाली है, तुम मुझे निशाना बना रहे हो। हमारे बीच दुश्मनी काफी समय से पनप रही है और अब तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। यह मौत की लड़ाई है। जिस तरह से आप अभी यह बात कह रहे हैं, उससे आप और भी भोले भाले प्रतीत होते हैं। हो सकता है कि मैं अभी तुम्हारा कुछ न कर सकूं, लेकिन यह मत भूलो कि तुमने कानून तोड़ा है, और मेरे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम अपना बाकी जीवन जेल में बिताओ। हम्फ, लिन फैन ने ताना मारा और इंस्पेक्टर की सुरक्षा में पुलिस कार में बैठ गया। कार का दरवाजा बंद होते ही उसकी ठंडी आवाज सुनाई दी, जियांग चेन। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जियांग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उन्होंने मूल उपन्यास पढ़ा है और लिन फैन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस व्यक्ति के पास असाधारण प्रतिभा है और व्यापक संपर्क नेटवर्क है, जो इसे स्वर्ग को चुनौती देने वाला अवसर प्रदान करता है। घरेलू स्तर पर उनके कई बेहद वफादार अधीनस्थ हैं, जिनमें से कुछ के संबंध तो स्वर्ग को भी चुनौती देने वाले हैं। आज तो जियांग चेन भी काफी पीछे है। छोटा सा नजरबंदी केंद्र उसे रोक नहीं सका। उसके पास आज अंदर जाने और कल बाहर आने के लाखों कानूनी तरीके थे। लेकिन जल्द ही जियांग चेन की भौहें शिथिल हो गईं। तुम्हारे पास संपर्क और रुतबा है, लेकिन मैं तुमसे कम काबिल नहीं हूं।
चूंकि तुम लड़ना चाहते हो तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा और देखूंगा कि कौन जीतता है। जियांग चेन की आंखों में दृढ़ निश्चय था। ऐसा लगा मानो उसके दिल की कोई गांठ खुल गई हो और उसका पूरा अस्तित्व ऊपर उठ गया हो। मेरिडियन का शरीर मानो खुल गया, जैसे हजारों ऊर्जा धाराएं सीधे उसके सिर के ऊपरी हिस्से की ओर दौड़ पड़ी हों, जिससे उसे एक झटका लगा। इसका असर वास्तविक अविनाशी शरीर पर पड़ने वाला है। जियांग चेन का दिल हिल उठा। लगता है मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। अर्धचरण वज्र अविनाशी अंततः केवल आधा चरण ही है। हालांकि इसकी शक्ति बहुत अधिक है, फिर भी यह मानव शरीर की सीमाओं के भीतर ही है। अविनाशी शरीर में सही मायने में प्रवेश करने और सहज ज्ञान प्राप्त करने से ही कोई व्यक्ति मार्शल आर्ट की यात्रा का सही मायने में आरंभ करने वाला माना जा सकता है। जियांग चेन दाओ की साजिश को जानता है और उसे अच्छी तरह पता है कि भविष्य में जब प्राचीन मार्शल आर्ट का विस्फोट होगा तो जनजात क्षेत्र का अविनाशी शरीर कोई खास चीज नहीं रह जाएगा। आज की घटना के बाद शायद लिन फैन की असाधारण ज्ञान क्षमता और मार्शल आर्ट प्रतिभा के कारण पर्याप्त समय लेकर चिंतन और विचार विमर्श करने से कोई भी अविनाशी शरीर के क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर को समझ सकता है और एक ही झटके में अविनाशी शरीर के क्षेत्र में कदम रखना असंभव नहीं है। बेटा, तभी पीछे से जियांग तियानहाओ की उत्सुक आवाज सुनाई दी। तुम्हारा शादी का कमरा इस तरह से तहस नहस हो गया था, चलो पहले घर चलते हैं। तुम्हारी माँ अभी भी कार में तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। मुझे नहीं पता दाओ तुम्हारे बारे में कितनी चिंतित है। जियांग चेन ने अपने विवाह कक्ष की ओर देखा। उसमें बना बड़ा सा छेद साफ बता रहा था कि आज वह कमरा रहने लायक नहीं है। उसे ठीक करने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद ही वह उसमें जा सकेगी। उसने हल्के से सिर हिलाया। जैसे ही मैं आवासीय क्षेत्र से बाहर निकला, मैंने सड़क के किनारे एक काली सेडान कार खड़ी देखी, जिसके बगल में हु मिंगचिन नाम की एक महिला खड़ी थी। वह सड़क किनारे बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी, उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। वह आवासीय क्षेत्र के चारों ओर देख रही थी, हाथ में बौद्ध प्रार्थना की माला पकड़े हुई थी और मंत्रों का जाप कर रही थी। पुलिस की गाड़ियों को बदमाशों पर दबाव बनाते देख वह थोड़ी घबरा गई। जैसे ही उन्होंने जियांग चेन और अन्य लोगों को दरवाजे से बाहर निकलते देखा, वे उत्साह से दौड़ पड़े। चिंता और फिक्र के भाव से वह जियांग चेन को ऊपर से नीचे तक देखता रहा और सवाल पूछता रहा। जियांग चेन, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ को देखने दो। जियांग तियानहाओ हंसते हुए बोला, आपका बेटा इतना ताकतवर है, उसे चोट कैसे लग सकती है? बाहर हवा चल रही है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठिए, हम गाड़ी में बात करेंगे। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। हु मिंगचेन ने जियांग तियानहाओ को घूर कर देखा, लेकिन साथ ही राहत की सांस भी ली, ये जानकर कि उसका बेटा घायल नहीं हुआ है। सभी लोग कार में बैठ गए और झांग हान ने खुद गाड़ी चलाई। वह पहले कार की पिछली सीट पर बैठने वाला था, लेकिन जियांग तियानहाओ उसे खींचकर ऊपर ले आया। गाड़ी चलने लगी। अब जब हालात आखिरकार शांत हो गए हैं, तो जियांग तियानहाओ, जो सवालों से भरा हुआ था और अपनी जिज्ञासा को और अधिक नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, अंततः मेमोरी कार्ड को अपने फोन में डालने से खुद को रोक नहीं सका। इसे धीरे से खोलें।